हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप वेरी वेरी गुड। आज आपका मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 जो मार्च वाली सीरीज है फॉर योर May 26 एग्जाम्स आज कंप्लीट होता है। ऐसे थोड़ा लेट कर रहा है मॉक टेस्ट पेपर इशू करने में, अभी आई फील 27 तारीख को जाके एफएमएसएम का मॉक टेस्ट आया, तो मतलब एक महीना पहले अगर जो बच्चे बहुत ग्रुप्स दे रहे हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता, तैयारी करने में हेल्प रहेगा अगर थोड़ा जल्दी ऐसा ही मॉक टेस्ट पेपर इशू करना स्टार्ट करे। तो पहला बात तो ये। सेकंड बात, मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 एफएमएसएम के संग कंप्लीट हुआ है एंड उसके सॉल्यूशंस में आपके संग आज डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में। एफएम के हैंड रिटन सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, कैसे रहने वाले हैं इस तरीके से आपको हैंड रिटन सॉल्यूशंस बढ़िया डिजाइन तरीके से एंड आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पूरा ड्राफ्टेड है। आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। सर हमें ये हैंड रिटन सॉल्यूशंस का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना होगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे ये पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड एंड एक्सेस कर लेना। प्रिंट चाहिए तो प्रिंट करके रख लेना। डन है क्या बात ये वाली? पहले बताओ। हाँ सर। सेकंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरी बुक एफएम डाइजेस्ट विच इज द हैंड रिटन कंसेप्ट बुक ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये जो बुक है बोथ एफएम की एंड एसएम की बुक है, एसएम डाइजेस्ट कंसेप्ट बुक। ये दोनों बुक बनाए उस तरीके से कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ो चाहे लास्ट डे रिवीजन पढ़ो, दोनों के लिए बहुत मजा आने वाला है। दोनों के बहुत अच्छे से ब्लेंड होकर आपकी पढ़ाई हो सकती है। और मैं खास बताऊं एसएम डाइजेस्ट में हमारा मेरे बुक में सारे कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, साथ ही साथ आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी के रेफरेंसिंग भी बगल में टॉपिक में दिए हुए हैं। टॉपिक के बगल में कंसेप्ट बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक में तो रहता ही है, कंसेप्ट बुक में भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ताकि आपको पढ़ते समय समझ में आ जाए कि हाँ ये टॉपिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बार बार आ रहा है, ये टॉपिक बहुत टाइम से नहीं पूछा गया है। तो ये सारी चीज करके बनी है बुक। मैं ना सीए पास किया था नवंबर 22 में, फिर 1.5 साल मैंने केपीएमजी में जॉब किया है एंड लास्ट 1.5 साल से, अब मैं 3 साल हो गए सीए बने मोटा मोटी, ठीक है। और लास्ट 1.5 साल से अब मैं यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को करते करते समझ में आया, लर्निंग करते करते और चीज आईसीआई के पैटर्न समझ के कि क्या एग्जैक्ट मटेरियल स्टूडेंट्स को चाहिए होता है, कहां वो गलती करते हैं, एंड वो सब तैयारी करके मैं आपके सामने बुक्स प्रेजेंट कर रहा हूं। सर ऑलमोस्ट एक साल लगा इन सब बुक्स को प्रिपेयर करने में, ऐसा ओवरनाइट नहीं बनी है सारी बुक्स। ऐसा नहीं हुआ सर कि मैं कल से बना और आज से पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, पूरी तैयारी के संग आया हूं, ठीक है ना। सर ये हैंड रिटन नोट्स है आपके पास एंड ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये भी आपको चाहिए, और आपको एसएम डाइजेस्ट अगर कुछ भी चाहिए तो नीचे मेरे डिटेल्स ऑन है, आप मेरे को रीच आउट करो, मैं आपको वहां से प्रोवाइड करवाऊंगा। क्या आपके क्या है क्या नहीं सब वहां बता दूंगा। सेकंड नहीं तो मेरी वेबसाइट आपको मालूम है, वेबसाइट में आप जाओगे फटाक से एंड वेबसाइट में आपको जाना www.contactasap.in में। यहां से आपको हमारे कोर्सेस, हमारी बुक्स, हर एक कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बैंक, कंसेप्ट बुक, सब चीज अवेलेबल है, आप अकॉर्डिंगली ऐड टू कार्ट कर सकते हो। डन है क्या बात? समझ में आई? चलो आ जाओ, वीडियो जिसके लिए आप आए हो मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एफएम से स्टार्ट करेंगे, एसएम हमारा इजी है, बड़ा सिंपल है। ओवरऑल मॉक टेस्ट पेपर का क्या रिव्यू रहा सर? मॉक टेस्ट पेपर ओवरऑल बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा आया था। इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा था जो नया था, मैं टफ नहीं बोलूंगा, नया वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। ओवरऑल पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ही मॉडरेट से इजी कैटेगरी की तरफ ही जाएंगे, ठीक है, नॉट मॉडरेट से अबव भी नहीं रखूंगा इसको मैं। तो ये तो हमारा एफएमएसएम का पेपर, तो बोथ फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। अब एक बार शुरू करते हैं, ध्यान से मेरे संग संग देखना। आपको मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं कि क्या आपको चीजें आप गलती करते हो, क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, सारी चीज कवर करेंगे। आज ही देख लो 27 मार्च को आया है, सुबह 10 से 1 बजे का टाइम था, आपने दिया कि नहीं? पहली बात तो ना आपको मॉक टेस्ट खुद से देना चाहिए एंड उसके बाद कहीं गलती हो, कुछ नहीं समझ में आए, एकदम ही नहीं आ रहा है, तो आपको आके ये वीडियो रेफर करना चाहिए। बैठ के पूरा वीडियो अगर देखोगे ना तो आपको लर्निंग नहीं होगी। मैं नहीं चाहता मैं वीडियो बना रहा हूं आपको बोलो आके देखो, नहीं, ऐसा काम नहीं है। मैं चाहता हूं आप सीख लो, पहले मॉक टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस कर लो, जहां गलतियां हुई वो आके सुधारो बस। बाकी अगर कोई स्टूडेंट को कुछ और तरीके से कुछ और समझने के लिए देखना है वो अलग बात है, वो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई आपको? आईसीआई के प्रेजेंटेशन के हिसाब से सारे आंसर्स आपको मैंने करके दिए हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं फटाफट केस सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। डन है क्या बात? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। नीचे मेरे डिटेल्स ऑन, आपको कोई डाउट वाउट भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना एक लाइक जरूर कर दो वीडियो को कि हाँ सर हमें आपका वीडियो जब भी पसंद आए एक लाइक कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। आ जाओ, केस सिनेरियो 1 से स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया कि कभी भी केस स्टडी पढ़ने नहीं बैठना है। हमेशा सबसे पहले नीचे आओगे और देखोगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखते समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से मेरा केस स्टडी होने वाला है। तो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मेरे को चैप्टर तो समझ में आया, लेकिन हल्का सा नीचे देखा तो एनपीवी भी दिख गया। मतलब सर कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन से भी क्वेश्चन है इसमें। हाँ,
तो मतलब 2 चैप्टर से मिला के केस स्टडी बनाया है इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छा तरीके से उसने मैनेज किया, बैलेंस मैनेज किया पेपर का। वरना क्या हो रहा है, बच्चों को मालूम है या तो कैपिटल बजटिंग से एमसीक्यू पूछ रहा है केस स्टडी बेस्ड, या तो वर्किंग कैपिटल से पूछ रहा है, बिकॉज सबसे ज्यादा वेट उन दोनों चैप्टर्स का है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए बहुत बढ़िया केस स्टडी बनाने का कोशिश किया है, तो ये चीज के लिए अप्रिशिएट है इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना, पहली बात। तो अब सेकंड एक बार देख लिया मैंने दोनों चैप्टर्स का क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया। अब मैं केस स्टडी देखता हूं क्या मेरे लिए काम का है क्या नहीं है। आ जाओ, केस सिनेरियो यहां से स्टार्ट होता है। XYZ लिमिटेड इज अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ध्यान से अगर देखोगे ना, कहीं पे भी फिगर्स दिख रहा है, कोई फिगर्स नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ब्यूटी ये है कि आपको जहां नंबर्स होंगे वहीं से आपको मतलब है, जहां नंबर्स नहीं आपको मतलब नहीं है। सर पूरा चीज आपको सिर्फ ज्ञान दिया है, आपके काम का नहीं है, आप इसको उड़ा दो। आपको नंबर ही नहीं दिख रहा, 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्या करूं मैं ये सब चीज का, कोई काम करें। मेरे लिए काम की बात बैलेंस शीट है, मेरा बैलेंस शीट पीएल मेरे लिए वही काम का है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे को वही चीज से मतलब है, ठीक है। आओ मेरे संग संग, रेडी हो ना, फुल जोश चाहिए यार आपका। कोई भी इंस्टाग्राम चला रहा हो अभी बंद हो जाना चाहिए, मैं देख रहा हूं आप सबको। आइए, तो मेरे को पहला क्वेश्चन में क्या था, केई निकालने बोला था, ठीक है। तो केई पे फोकस करते हैं। पहले बैलेंस शीट में बुक वैल्यूज दिया हुआ रहता है, ऑब्वियसली वी नो दैट। आपको इक्विटी दिया हुआ है, रिजर्व्स दिया हुआ है, और बुक वैल्यू ऑफ डेट दिया हुआ है। टोटल इक्विटी क्या होता है, टोटल इक्विटी होता है 15 + 5 20 लाख। टोटल इक्विटी या इक्विटी ओनली अगर कुछ भी वर्ड मिले तो सर उसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। ओनली इक्विटी डज नॉट मीन इक्विटी शेयर कैपिटल अंटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाइज। व्हाट डिड आई से, अगर इक्विटी वर्ड मिलेगा तो उसका मतलब इन दोनों को जोड़ के है हमेशा, अंटिल अनलेस क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया, जो कि करता नहीं है कभी, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई। अब आ जाओ मार्केट डेटा में। मार्केट डेटा में क्या बोलता है, बुक वैल्यू से हमें डेटा मिल गया। द मार्केट हैज असाइंड डिफरेंट वैल्यूएशन टू द कंपनी सिक्योरिटीज। होता ही अपने को पता है। सर मैंने 10 साल पहले कंपनी शुरू की थी अगर 1 लाख रुपए के कैपिटल से, तो आज तो उस इक्विटी की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए ना। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट साथ में। हाँ, द करंट मार्केट वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी इज 3 times इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना था, 20 लाख, इसका इंटू 3 करेंगे तो मेरा मार्केट वैल्यू आ गया 60 लाख। ये क्या है, मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज व्हाट, 2 times ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो बढ़िया है ये भी, चलो इसको भी इंटू 2 कर दोगे तो ये आ गया कितना, रुपीज 20 लाख। तो सर मेरे को मार्केट वैल्यू तो मिल गया, बुक वैल्यू मेरे को मिल गया, दिया हुआ है, तो मेरे को टोटल का बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू वेट्स तो मालूम चल सकता है, ठीक है। आपको WACC का भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या WACC आपको बता दिया है, बुक वैल्यू के हिसाब से 10% है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 10.5% है। देखो WACC इज व्हाट, बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से दे दिया आपको। क्वेश्चन किस टेंजेंट में मूव कर रहा है, क्वेश्चन किस दिशा में मूव कर रहा है, वो समझ में आ गई क्या, नहीं समझ में? और एक लाइन पढ़ने का देखते हैं। कंपनी इज एक्वायरिंग, अच्छा नहीं, ये तो आपका कैपिटल बजटिंग वाला एरिया आ गया, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आ गया। तो यहां से समझ लो दूसरा ही चीज स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल बजटिंग एरिया आ गया। अपने पास यही इंफॉर्मेशन है, कैसे करेंगे, अपने पास यही इंफॉर्मेशन है, कैसे करेंगे। सर आपको क्या क्या चाहिए, आपको केई निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको केडी निकालने बोलेगा सेकंड पार्ट में। तो सर केई केडी कैसे निकलेगा, कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। सोचो 1 मिनट, सोचो 1 मिनट, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट वीडियो देख रहा, सोचो तो सही कम से कम यार, कि हाँ सर ये ऐसा अप्रोच कर सकते हैं, नहीं वैसे कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर करो, गलती करो। आ जाओ देखो सर, आपको ध्यान देना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन के संग सॉल्व हो जाएगा। सर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको मालूम है 20 लाख, मैंने बताया कैसे, 15 + 5। बुक वैल्यू ऑफ डेट 10 लाख। इतना सुंदर से एग्जाम में लिखना क्यों लिखोगे, MCQ है, आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहां कर दिया। एग्जाम के लिए आपको किसको दिखाना, आपको तो रफ में सॉल्व हो जाएगा पूरा चीज, है ना। आपका जो MCQ वाला बुकलेट आएगा ना, उसी में भी रफ वर्क का ऑप्शन देता है वो लोग जनरली, तो वहां से भी आप कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको मर्जी। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू मैंने आपको निकाल के दे दिया 60 और 20। अब मेरे को साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशन बनाने, सॉल्व करने हैं। मैंने बोला एज पर बुक वैल्यू वेट्स क्या होता है, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे इंटू S डिवाइडेड बाय S + D। S और S + D क्या होता है अपने को मालूम है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड बुक वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी प्लस डेट। डिवाइड में डिनोमिनेटर में टोटल आ गया, न्यूमरेटर में मेरा सिर्फ इक्विटी का वैल्यू आ गया, और ये कौन सा वैल्यू है, बुक वैल्यू है, राइट। सिमिलरली केडी होगा एक दूसरा कॉस्ट मेरा डेट के लिए, एंड उसके लिए क्या रहेगा सर, डेट का कितना वैल्यू है 10 लाख और टोटल है 30 लाख, और मेरे को WACC से बोल दिया 10%। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया, मैंने केई के टर्म्स में इसको लिख लिया। सेकंड इक्वेशन में हो गया मार्केट वैल्यू वेट्स के हिसाब से बनाना है, सिंपल है, केई इंटू 60/80। सेम चीज है, यहां पे किया सेम चीज है, लेकिन बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू लेंगे।
इसका भी वेट कितना, 10.5% का वेट है इसका भी। आप दोनों को सॉल्व करो यार। अब आपको क्या करना है, इस के का जो वैल्यू है ना, इस पूरे वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, इंटू 60/80 रहना, याद रखना, प्लस ये पूरा चीज लिखो, इसको 10.5% करो और सॉल्व करो। केडी आएगा आपका 6%। इससे मैंने स्टार्ट में लिख दिया था, 1 और 2 साथ में मैं कर दे रहा हूं। तो केडी आ गया आपका 6%, तो केई भी आ जाएगा कितना, 12%। अगर केडी आ गया 6%, इसको सॉल्व करना वो आप लोग कर लोगे। सॉल्व करने का चीज अगर है तो देखना मैंने कैसे सॉल्व किया, स्टेप्स उस पर नहीं जा रहा अभी। तो आपका केडी आ गया 6% और केई आ गया 12%। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। मेरे को बताएंगे सारे बच्चे, हाँ सर ये वाला पार्ट तो मुझे आपका समझ में आया। आगे बढ़े, मेरा केई केडी दोनों निकल जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पोर्शन खत्म हो गया। मैंने कहां पे केस स्टडी को स्टॉप किया था, यहां पे, तो यहां से पढ़ सकता हूं। अब मेरे को क्या बोला निकालने, एनपीवी बोला था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोला था, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था सर, पेबैक पीरियड था ना, हाँ डिस्काउंटेड पेबैक था। ये 3 चीज निकालने और बोला था। ठीक है, देखते क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ आओ साथ में। इधर देखो, आपको सर बोला है कंपनी कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्टमेंट करना, जिसमें कितना रुपए लगेगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो आपका दे दिया 20 लाख, उसके बाद वर्किंग कैपिटल लगेगा 3 लाख। मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लो में बच्चे भूल जाएंगे, क्या करते हैं सर, सिर्फ 20 लाख ले लेते हैं, लेकिन आंसर है 20 लाख प्लस 3 लाख, यानी 23 लाख आपका कैश का आउटफ्लो होने वाला है, 23 लाख का। सर वर्किंग कैपिटल भी तो भैया आज मेरे को लगाना पड़ेगा ना, तो ये 20 लाख पे ये जुड़ता है हमेशा, इसको भूलेंगे नहीं। मैंने चेक नहीं किया बट आप चेक करिएगा, ऐसे ना 20 लाख के संग सोल्यूशन करके एक ऑप्शन बनाया होगा, रॉन्ग ऑप्शन बनाया होगा एक तो कोई एक तो जो गलत ऑप्शन इसमें है ना। अरे यार आंसर आप लोग मार्क कर लेना, मैंने वो चीज नहीं देखा है। ये क्या है, 12% दो तो कैसे हो गया, ये कुछ गलती है। हमारा केडी कितना आया था, 6% आया था ना। हाँ तो अपना तो आंसर ठीक है, अपना तो आंसर डी होगा। यहाँ पे आईसीआई का मिस्टेक है, आईसीएआई मिस्टेक। दोनों ऑप्शन में सेम फिगर कैसे दे सकता है भाई। ठीक है छोड़ो ये बात, छोड़ो अपने कहां पे तो वापस आ जाओ। एनपीवी में करने थे अपने, एनपीवी में हाँ मैं आपको बोल रहा था कि एक 20 लाख का कैश आउटफ्लो के संग ना कोई एक गलत ऑप्शन जरूर उसने बनाया होगा। स्मार्ट तरीके से अगर क्वेश्चन बनाया तो ये काम करता है। जनरली एमसीक्यूज में ये पैटर्न रहा है अक्रॉस, कोई भी चीज की पढ़ाई करो ये चीज रहती है। ठीक है कोई बात नहीं, आओ नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे। सर आपका सैल्वेज वैल्यू दे दिया 2 लाख का, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 3 में मेरे को कितना मिलने वाला है बेच के, रेसिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन 3 इयर्स का स्ट्रेट लाइन है, वेरी गुड। अब आपको बोले एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। आपका टैक्स के पहले कितना कितना आपका कैश इनफ्लो आने वाला, 8, 9, 10 लाख का पर ईयर के हिसाब से दे दिया है। टैक्स रेट 25% है। इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है, आपने ध्यान दिया, आपको कहीं पे भी अभी तक डिस्काउंट रेट या पीवी फैक्टर का रेट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे तो 4 रेट दे दिया, इसको भूल जाओ। यहां पे बोला इन्वेस्टमेंट का रेट क्या होने वाला है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे मेरे संग संग। आपको बोला इन्वेस्टमेंट रेट इज 2% मोर देन द प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब अगर मेरा केडी आया था कितना, 6%, हाँ केडी इज व्हाट, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, यस। तो मेरा प्री टैक्स क्या हुआ सर, मेरा अगर डिस्काउंट रेट कितना हुआ, डीआर अगर लिखूं तो 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25 प्लस 2%। 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25 करूंगा तो क्या प्री टैक्स बन जाएगा, यस। आपको बोल रहे इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, 2% मोर, तो ऐड कर दो ना भैया 2% सिंपली। तो जो भी आएगा इसको सॉल्व, जो भी आएगा आई डोंट नो, 10% आना चाहिए ना, ये 6, हाँ 10% आना चाहिए। तो 10% के हिसाब से आपका डिस्काउंट रेट बनेगा एंड आप अब एनपीवी वगैरह इजिली निकाल सकते हो। आपको पीवी फैक्टर्स यहाँ पे दे दिए हैं, इजी है। समझ में आया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई गलती नहीं किया है, क्वेश्चन को संभाला भी ठीक से है और आंसर भी ठीक ठाक बनाया है, ठीक है। तो इट्स अ थम्स अप, अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल में अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा सर, हमारा जो भी कॉस्ट लगा, सर हमारा डेप्रिसिएशन निकालते समय कभी भी वर्किंग कैपिटल वाला फिगर ऐड मत करना। रट्टा मार के जाओगे ना, क्या होता है बच्चे रट्टा मार के जाते हैं। बट्टा हमारे सर ने बताया था कि वर्किंग कैपिटल ऐड होता है, तो मतलब हर जगह वर्किंग कैपिटल ऐड कर रहे हैं। अरे लॉजिक होता है। डेप्रिसिएशन किसका होता है, वर्किंग कैपिटल पे डेप्रिसिएशन थोड़ी ना लगता है। आपने मशीन खरीदा, मैंने ये फोन खरीदा, ये जो घिस रहा है हर साल, ये मेरा फोन घिसता है ना, ये जो घिस रहा है उसका कुछ खर्चा है, यस, तो वो खर्चा इज डेप्रिसिएशन। तो फोन के पीछे अगर वर्किंग कैपिटल लेगा तो वो तो अलग चीज है, उसका क्या मतलब है यहाँ से, तो वो कभी नहीं आएगा। डन, पहला चीज। सेकंड, मेरा स्क्रैप वैल्यू माइनस हुआ, डिवाइड के नंबर ऑफ ईयर से, तो मेरा पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। 3 साल का कैश फ्लो दिया हुआ था, मैंने आपको बढ़िया प्रेजेंटेशन के संग करके दिया है। एग्जैक्टली ये चीज आपको समझना चाहिए। अगर फुल क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो ऐसे प्रेजेंटेशन ही करना है। तो 2 in 1 काम हो रहा है आपका। कलर कोडिंग कैसे है, स्टेप्स ब्लू में, हेडिंग्स ब्लैक में, फॉर्मूलाज ग्रीन में एंड आंसर रेड में थे। आपने ध्यान दिया, आंसर रेड में।
तो कलर कोडिंग भी स्ट्रेटेजिकली की हुई है, ठीक है। तो यहां से आपको स्टार्ट करना 8 9 10 लाख से, डेप्रिसिएशन पहले घटाओगे, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, इस पर टैक्स मैनेज करना, फिगर्स आप लोग लिख लेना प्लीज। पैट आ गया सीधा क्या, इसका 75%, इसका 75%, इसका 75%, ये मेरा पैट आ गया। यहां तक तो डन है। अब नेक्स्ट ऐड करना है डेप्रिसिएशन। फिर ये चीज भूलते हो आप लोग, भूलोगे नहीं, कहां कहां गलतियां करते हो मैं सुधारते हुए चल रहा हूं। हाँ, ऐड डेप्रिसिएशन करते हो 6 वापस, तो मेरा सी फैट आता है, यानी कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। Why are we adding depreciation, sir? We are adding depreciation because it's a non-cash expenditure and मैं वर्ड ही तो यूज कर रहा हूं कैश फ्लोज, तो मेरा कैश को थोड़ा इंपैक्ट करता है डेप्रिसिएशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट इमेजिन करो यार, स्टार्टिंग में तो ऐड कर देते हो, समझ में आ रही है, सब चीज रिलेटेबल है, पढ़ाई करने से मजा आता है सर, हर चीज रिलेट करके पढ़ो, समझ के पढ़ो तो मजा है, रट के पढ़ोगे तो कोई मजा नहीं है, तो आप एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो बस, ठीक है। तो ये मेरा सी फैट आ गया, यहां तक अपने डन है क्या। अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा है ना, उस पर मेहनत करना है सर। ऐसा नहीं है कि सर हमारा टाइम खत्म हो गया है, अब 1 महीना में क्या ही हो जाएगा, जो टाइम बचा उस पर मेहनत करो, ठीक है ना। अब मतलब होता है ना कि आप मतलब लड़ाई करने अगर कोई जाता है तो लड़ाई करते करते अगर गोलियां कम हो जाती है तो कोई लड़ाई नहीं करता है, जो उसके पास बचता, जो हथियार बचता है उससे लड़ाई करता है ना। तो वैसे ही है, सोल्जर्स वैसे ही करते हैं, आपको भी वैसे ही करना है, आप भी अपने सीए के सोल्जर ही हो, ठीक है ना, आपको लड़ाई पूरी करनी है। चलो ये तो बात हो गई। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट रेट, मैंने क्या बोला आपको, निकाल के दिखाया था, इसको करोगे तो 10% आएगा जो मैंने बोला। आपको एनपीवी का कैलकुलेशन करना बड़ा सिंपल है, सारे ईयर्स प्लॉट किए, मैं इस पैटर्न में करता हूं। कोई बच्चा चाहे तो सीधा 1 2 3 से स्टार्ट करे और लास्ट में यहाँ पे लेस कर दे कैश आउटफ्लो कितना 23 लाख का, और आंसर निकाल ले, ये वाला यहाँ आ जाएगा। प्रेजेंटेशन आपके पे है, आईसीआई ऐसा नहीं बोलता भैया यही प्रेजेंटेशन कर, सर हमने अभी देखा है नेगेटिव मार्किंग मिल रहा है प्रेजेंटेशन के लिए, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, वो कोई एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया था, वहां पे कुछ हुआ है, वो किसी को पता भी नहीं है क्या हुआ है। मजे की बात तो ये है कि जो क्या ही बताया, अब बीओएस की जिसने कहा है ये वाला क्लैरिफिकेशन दिया, उससे कंफ्यूजन पहला बात बढ़ गया बच्चों में। सेकंड, इंड एएस वाला या एएस में कहीं पे ऐसे स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे फोकस नहीं करता है, फिर भी क्या चीज है क्या नहीं है अभी तक क्लैरिटी कहीं नहीं है, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना। मैं आपको जो बोल रहा हूँ आराम से आंख बंद करके कर सकते हो। वाई, बिकॉज आईसीआई के आंसर्स ही अलग अलग तरीके से हैं, कहीं सजेस्टेड पे वो ऐसा अप्रोच लेगा, किसी सजेस्टेड आंसर पे वो अप्रोच दूसरा लेगा, तो घबराहट की बात नहीं है। और एफएम का एरिया है ये, हमारा अकाउंट्स नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन के संग बिंदास करके आना है। आपको पता है पहला साल में 1 रहेगा, ये याद रखना, गलती नहीं करोगे, 0.909 करके नहीं करके आओगे। ये सब ना प्रैक्टिस से, ये सब ना चीजें सही प्रैक्टिस से होती है। सारा कैश फ्लोज आ गए। लास्ट वाले कैश फ्लो में सर हमारा 9 लाख का कैश फ्लो होगा, ऐड करेंगे 3 लाख प्लस 2 लाख, क्या है ये 3 लाख 2 लाख, ध्यान से देखो सर। आपका वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा 3 लाख का लास्ट ईयर में जाके, और सैलवेज वैल्यू 2 लाख का है, ये दोनों चीज भूलोगे नहीं, ये दोनों चीज भूलोगे नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। अब आपका काम बन गया, इसको सॉल्व करोगे, 1,14,600 आंसर आना चाहिए। 1,14,600 मार्क कर लो, कहाँ गया, अच्छा ये ऐसे दिया है 1 जो भी है 1.14 लाख दिया है, वो आप कर लोगे, इतने स्मार्ट हो। पीआई तो आपके लिए पता है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज बाय आउटफ्लोज, ये चीज भी आपको बनता है, 1.05 बनता है आंसर, वो भी कर लेना, देख लो एक बार क्विकली। हाँ 4A पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे आएगा, बच्चा बोल रहा है, तो सर ये सबको ऐड करो, आ जाएगा, डिवाइड करो 23 लाख से, डन। अब आएंगे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में, एक ऐसी चीज सिखाऊंगा ना आपको कि आप बोलोगे कि सर ये हमें किसी ने आज तक नहीं सिखाया, डिस्काउंटेड पेबैक ऐसे सॉल्व करना। हमने तो सर रट्टा मार लिया फॉर्मूला का, उसके भरोसे चल रहे, मैंने बोला फॉर्मूला के बिना करके दिखाऊंगा, आपने बोला क्या, मैंने बोला देखो अब डिस्काउंटेड पेबैक निकालने बोला। अब आपको इतना तो पता है डिस्काउंटेड पेबैक होता क्या है, कि सर अगर मैं 10 रुपए आज लगा रहा हूं, नॉर्मल पेबैक क्या है, अगर 10 रुपए लगा रहा हूं 2-2 रुपए करके मेरे को हर साल मिलेगा, तो मतलब 5 साल में मेरा पैसा मिल रहा है। लेकिन इस पेबैक पीरियड, ये नॉर्मल पेबैक पीरियड आया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सर इसमें मेरे को डिस्काउंटिंग नहीं हुई, मेरा आज ही मैंने पूरा 2-2 लाख करके ले लिया, मेरे को जो बाद में लास्ट में 5 साल बाद 2 लाख मिलना, उसके आज की वैल्यू 2 लाख थोड़ी ना होनी चाहिए, तो उसको डिस्काउंटिंग करके आज का वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो वही चीज है, कैश फ्लोज ऊपर से सेम है, पीवी फैक्टर लगा के आज का पीवी बनाया, यानी प्रेजेंट वैल्यू बनाया। ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू कैसे आया सर, जो सेम ऊपर में आए थे वही प्रेजेंट वैल्यूज है यार, ये सेम है, ठीक है ना। इतनी चीज को स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो पूरा टेबल वहां से यहां तक कॉपी हुआ, साथ में क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ता है हमें। डिस्काउंटेड पेबैक बोलता है कि आपको आखिर में आपका पैसा, यानी 23 लाख जो आपका लागत लगा है ना इस क्वेश्चन में, लागत कितना, लागत वर्ड समझते हो ना, एकदम हमारा देसी भाषा, लागत मतलब कितना कैश आउटफ्लो हुआ है, वो 23 लाख से कैश आउटफ्लो कब आपको वापसी हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 साल में तो 13 लाख मिलता है मेरे को टोटल, और 3 साल में 24 लाख, तो कहीं ना कहीं 2 के बाद और 3 के पहले मेरे को मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा।
इन द डिस्काउंटेड पे बैक मैनर, इसलिए मैंने यहां से किया। नॉर्मल पे बैक अगर बोलता हूं तो मैं ये पीवी फैक्टर नहीं लेता, तो मैं सीधा इस पे क्यूमुलेटिव लगाता एंड सम को सॉल्व करता। पहली बात तो ये। सेकेंड, नाउ द कम्स वेयर आई विल नॉट यूज एनी फॉर्मूला, नाउ दैट इज द पोर्शन। मैंने आपको क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना, ठीक है? एक बार यहां पे आप ध्यान से देखना। आपको मैंने बोला 2 साल में, एक लाइन ड्रॉ किया नॉर्मल, 2 साल में आपको 13,63,200 मतलब 13,63,200 वापस मिल रहा है। हाँ, यहां पे अगर कॉमा लगा दो तो हाँ, और मेरे को 3 साल में इतना मिल रहा है। कितना? 3 साल में तो पूरा मिल जाएगा, 2 साल में इतना तक मिल रहा था। कितना साल ही मतलब कितना पे बैक पीरियड, वही तो चाहिए। कितना साल के टाइम पे 23 लाख मिलेगा, ये निकालना है। हाँ, ये वाला लाइन समझ में आया, ये वाला डायग्राम समझ में आया ना? सिंपल डायग्राम है, सिंपल समझोगे। 2 किलोमीटर होता है 2000 मीटर, 3 किलोमीटर होता है 3000 मीटर, तो 2.5 किलोमीटर या 2.3 किलोमीटर कितना होता है? सॉरी 2300 मीटर कितना होता है? तो ये आंसर आपको मालूम है 2.3 आएगा। स्केल आपको पता है इसलिए आपने बता दिया तुरंत, राइट? वही चीज करने वाला हूं बस। आओ, अब मैंने बोला अगर यहां से स्टार्ट करूं अगर मैं, तो x - 2 डिवाइड करूंगा 23 - 13,63,200 से, इज इक्वल्स टू 3 - 2 डिवाइड करूंगा 24,14,600 माइनस ये क्या 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 वापस दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस बाय दिस माइनस दिस। ये वाला पैटर्न फॉलो जरूर करना, ऐसा नहीं होना चाहिए सर x - 2 कर दिया फिर डिनोमिनेटर में दिस माइनस दिस कर दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर अगर x - 2 कर रहे हो तो ये 23 - 1363 ही होगा, 3 - 2 कर रहे हो तो ये माइनस यही होगा। ये पैटर्न फॉलो करना होगा। और आप जो फॉर्मूला याद करते हो ना, सच बोलो तो मुझे फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। क्यों फॉर्मूला याद करें? फॉर्मूला डराइव आखिर हुआ यहीं से ही है सर, ये फॉर्मूला बना यहीं से ही है। ये देखो ना, आखिर में वही फॉर्मूला तो बन रहा है, उसी का शेप ले रहा है ये। इसको सिंप्लीफाई करोगे, आपको जो फॉर्मूला आपको याद है ना वो बन जाएगा। इसको सॉल्व करना सिंपली, आपका x - 2 इज इक्वल टू दिस बाय दिस, आंसर आएगा 2.89 ईयर्स, टनाटन राइट आंसर आएगा। फॉर्मूला याद करने का चक्कर में गलती हो सकती है, उसको अवॉइड करने का तरीका मैंने बताया। अगर समझ में आया, आपको भाया, आपको पसंद आया तो प्लीज यही फॉलो करो। नहीं आया तो आपको फॉर्मूला याद है तो वहां से भी जा सकते हो, नहीं तो वीडियो थोड़ा बैक करके वापस समझना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डन, आगे बढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट करने दो पेपर को मुझे यार, काफी टाइम हो गया। कैपिटल गियरिंग वगैरह निकालना था, क्या अगला क्वेश्चन? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है ये 6 ना आपसे पहले किसी मॉक टेस्ट वगैरह में पूछा हुआ है। सिंपल है, क्या है कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है बताएंगे सर? आपका जो भी डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस को डिवाइड करते मेरा टोटल इक्विटी से, बस ये मेरा कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है। मेरा कंपनी का ना फाइनेंशियल हेल्थ बताता है ये रेशियो, ठीक है? अब मेरे को ये समझ में आएगा, ये सारा चीज यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, आई होप से ये बन गया होगा। हाँ, इसमें सब चीज दिया हुआ है, डिवेंचर दिया हुआ है 50 लाख, जानबूझ के 12% 10% का फिगर्स दिया ताकि आपको दिमाग जाए इंटरेस्ट निकालने वगैरह में, वो सब कुछ नहीं करना है। 50 लाख 25 लाख और लोन भी दे दिया तो वो भी 15 लाख जोड़ोगे, डिवाइड कर दोगे किससे? 48 लाख प्लस 24 लाख से, खत्म। आंसर जो भी आएगा कर देना, कितना आएगा? 1.25। डन। नेक्स्ट है क्या? वॉल्टर का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यहां पे दिया हुआ है आपका क्यूबी लिमिटेड, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, आपको मानना पड़ेगा ये केई है, ठीक है ना? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको मानना ही पड़ेगा, ये केई है ऑब्वियसली, ठीक है? तो ईपीएस आपका 180 रुपया, डिविडेंड पर शेयर 45, केई 17%, आर दिया हुआ है। वॉल्टर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वॉल्टर में क्या बोलता है सर? डिविडेंड प्लस ई माइनस डी इंटू आर बाई के ई। आपको ये पता है डी बाई के ई होता है, इतना तक तो पता है। अगर मैं बोलूँ ये भूल जाओ, चलो रुको, फॉर्मूला भी क्विकली रिवाइज करवा दो अच्छे तरीके से। डी बाई के ई होता है प्राइस, इतना तो मालूम है। अरे क्या सर आपको पता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है? के ई इज इक्वल टू डिविडेंड बाई प्राइस, डिविडेंड प्राइस मॉडल, पहला मॉडल जो आप सीखते हो यार कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। ये चीज तो क्लियर है। मैंने बोला वॉल्टर बोल के गया भैया ये तो होगा, वो ठीक है, प्लस डिविडेंड बांटने के बाद कुछ पैसे रिटेन करते हो, उस पर भी तो कुछ कमाओगे। वॉल्टर ने बोला तो आप सबने बोला हाँ, उस समय के सब लोगों ने बोला हाँ हाँ बढ़िया बात है। कितना कमाऊंगा? ई माइनस डी मतलब रिटेन अर्निंग्स, आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ आपको 20%। अब मैं उसको डिवाइड करके आज का के निकालूंगा। अब बेसिकली के लास्ट में वापस के डिवाइड करूंगा आज का प्राइस निकालने के लिए। नाउ यू आर थिंकिंग 2 बार के क्यों आया? तो मैंने अलग से वीडियो बनाया यूट्यूब पे, वो देखना पहला। सेकंड, अभी क्विकली बता रहा हूं सर, आप जब बनाते हो ना ये लाइन, तो आप ईयर 1 में आने के बाद रिटेन अर्निंग्स कब आएगा? ईयर 1 में आके आएगा। आज थोड़ी ना रिटेन अर्निंग्स है, आज तो आपने मेहनत किया, बिजनेस किया, 1 साल बाद आके आपने डिविडेंड बांटा और कुछ रिटेन अर्निंग्स हुआ, उसको अब आप इन्वेस्ट करोगे, ईयर 2 से आपका रिटर्न आना स्टार्ट होगा। पहला के ही करते हो तो आप ईयर 1 तक पहुंचते हो बेसिकली, और फिर दूसरा के से डिवाइड करके हो आप ईयर 0 पे पहुंचते हो। सिंपल में बताओ तो ये लॉजिक है इसके पीछे।
ठीक है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको क्विकली बता दिया शॉर्टकट तरीके से, लेकिन अगर अच्छा कंप्लीट प्रेजेंटेशन और सोल्यूशन समझना है तो मैंने यूट्यूब पे डाला है वो, तो प्लीज वो देख लेना, अनिरुद्ध वॉल्टर लिखना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन दिखाते हैं क्या है। फर्म का सेल दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ, डेट दिया हुआ, इक्विटी दिया हुआ, सब दे दिया। बोलो फाइनेंशियल फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है कि नहीं, बता भाई कि फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है कि नहीं है। बताएंगे कैसे होगा फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरा रिटर्न मेरे इंटरेस्ट से बेसी है तो मेरा फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है। अगर मेरा रिटर्न मेरे इंटरेस्ट से कम है तो मेरा अनफेवरेबल या नॉट अ फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है। अब जो रिटर्न होगा ना, अगर आपको ये भी चीज समझना चाहिए, इफ यू आर टेकिंग ROCE, व्हाट डिड आई से, ROCE मतलब आप ले रहे हो सर बिफोर, मतलब EBIT बाय सी कैपिटल एम्प्लॉयड ले रहे हो तभी आ रहा है आपका। हाँ, तो सर अगर आप ROCE लेते हो तो आप कंपेयर करते हो इंटरेस्ट रेट से ही, तब आप कंपेयर किससे नहीं करते हो, ये बात समझना, ये राइट है। क्या आप रॉन्ग क्या है, केडी रॉन्ग है। क्या मतलब, ROCE बिफोर टैक्स का चीज है, बिफोर टैक्स का रिटर्न है, इंटरेस्ट रेट भी बिफोर टैक्स का है, राइट कंपैरिजन। अगर कोई बच्चा उसको केडी से कंपेयर करेगा ना तो गलत हो जाएगा, बिकॉज केडी में ना पोस्ट टैक्स होता है। केडी आपको मालूम है इंटरेस्ट पे पोस्ट टैक्स करते हैं, और यहां पे तो आपका प्री टैक्स रिटर्न है, तो यार ये मिसमैच हो जाएगा, आपका रिटर्न का कंपैरिजन आपका कॉस्ट के साथ सही नहीं बैठेगा। तो अगर आप ROCE ले रहे हो तो आपको इंटरेस्ट रेट लेना चाहिए। कभी भी ROI वर्ड आएगा आपके कोर्स में तो उसका मतलब क्या है, ROCE। आपके लिए सिंपली ROI का मतलब ROCE ही है, अनटिल अनलेस आप क्वेश्चन स्पेसिफाइज और डेटा वैसा कुछ और दे। लेकिन 99% टाइम्स आपका ROI ROCE रहने वाला है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई ताकि आप गलतियां ना करो एग्जाम में। ठीक है, ये सब गलतियां बहुत आप लोग करते हो मुझे मालूम है, इसलिए सब बताते रहते बीच बीच में। ठीक है, आप यहां तक तो डन है क्या। हाँ, तो सर अब आपको सेल पता है, वेरिएबल माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे आपका आ जाएगा EBIT। टोटल कैपिटल पता है 45 प्लस 55 1 करोड़, तो ये क्या आएगा सर, जो भी सॉल्व करके देखोगे आपका EBIT आ जाएगा, और डिवाइड करोगे कैपिटल से तो ROCE आ जाएगा। 9% से अगर वो बेसी है तो फेवरेबल है। क्या करके आया था, इसका आंसर भी दिखा देते हैं। 27 आया था और ये 100 से डिवाइड हुआ तो 27% आया, 9% था तो भैया बहुत ज्यादा ही अच्छा आ गया। तो इसका आंसर आएगा नॉट, नो वाला तो होगा नहीं, तो जहां जहां नो है अनफेवरेबल वाला होगा नहीं। उसके बाद ROI इक्वल है, इक्वल तो है ही नहीं, तो सर आंसर सी है हमारा। डन, मैंने भी क्या किया इसका, अच्छा यहाँ पे मार्क नहीं किया, सी होगा इसका आंसर। ठीक है ना, बिकॉज वही एक ऑप्शन है जो पॉसिबल हो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज करके देता है। ठीक है, तो यहां तक तो अपने डन है, ये क्लियर है। आगे बढ़ाता हूं, केस स्टडी बेस्ड MCQs प्लस इंडिपेंडेंट MCQs दोनों कंप्लीट होता है, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में अपने एंटर करने वाले हैं। आज हम मेरे संग संग डिस्क्रिप्टिव पोर्शन स्टार्ट करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, और आपको क्वेश्चन 2, 3, 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। थ्योरी करके जा रहे हो नहीं करके जा रहे हो, उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और थ्योरी करके जाना चाहिए, ऑलवेज एडवाइजेबल है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है जनवरी में क्या हुआ था, CA फाइनल का क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब आप बोलोगे सर वो फिर भी मैनेजेबल था। आप तो नहीं बोलोगे, अगर कोई और बोलता है कि सर फिर भी मैनेजेबल क्वेश्चन था, वो तो आई डोंट बिलीव कि स्टूडेंट्स के लिए उस दिन एग्जाम में वो देख के मैनेज कर पाना ईजी है। आप घर आके शांति से 2 घंटे लगा के सोच के बनाओगे, वो अलग एस्पेक्ट है। प्रैक्टिस का एस्पेक्ट थोड़ी ना, एग्जाम दे रहे हो यार, आपको तो एकदम ऐसे फिंगर टिप्स में होना पड़ेगा, सब पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। समझ रहे हो ना ये सारी बातें, तो ये सब एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए थ्योरी हेल्प करता है। ठीक है, आज जो बहुत इजी पेपर बना, ये वाला जो MTP बनाया ना बहुत इजी बना, इतना इजी MTP देता नहीं है जनरली। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना, शेयर कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स चार्जेस, मतलब मेरे को समझ में आ गया रेशियोज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे करेंगे इसका, बस पहला पार्ट अच्छा है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने वाला। इसमें गलती कर सकते हो, उसको मैं ठीक करवा देता हूं अभी, बाकी सब पार्ट आप लोग कर लोगे, बाकी पार्ट में रस नहीं है। मेन रस जो है, मेन जान जो है, वही पहला पार्ट का है। करो खुद से एक बार, लो, अरे मैं देख रहा हूं यार, करो ना, अभी तक तो आप लोग के साथ हूं मैं, करो खुद से, लो एक बार क्वेश्चन। देखो मेरे संग सुनो, क्वेश्चन नंबर 1A, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू P लिमिटेड 31 मार्च 25 का है, बहुत बढ़िया बात है। सेल्स दिया हुआ आपका 3 करोड़ 60 लाख का, रेट ऑफ इनकम टैक्स दे दिया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ दे दिया, शेयर कैपिटल टू रिजर्व दे दिया, करंट रेशियो ने, इतना सब चीज दे दिया, बाप रे बाप, सब ठीक है, इतना पढ़ने नहीं जाते हैं। क्या क्या चाहिए होगा वो सबसे पढ़ लेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस के माथे में लगाता हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता क्या पहले समझ ले, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता क्या पहले ये तो समझे।
बच्चा बोलेगा सर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है ये नहीं मालूम। आपको पता है आपका पीएल अकाउंट बनता है कुछ एक तो, हाँ आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो किससे, ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर याद आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट से। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करते थे, टू नेट प्रॉफिट करते थे, हाँ हाँ सर याद आ रहा है। कहाँ करते थे सर, फाइनल अकाउंट्स बनाते थे ना स्कूल में, उसमें करते थे। मैंने बोला वेरी गुड। इसमें आप याद है टू इंटरेस्ट एक्सपेंस करते थे, आपने बोला यस राइट सर। अब लास्ट में आप यहाँ पे क्या करते थे सर, मैं बाकी ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ पे लेता था। मैंने बोला राइट, उसको मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपने बोला हाँ सर कर सकते हो। तो यही तो करना है सर, आपको यही तो निकालना है क्वेश्चन में। अब ये निकालने के लिए आपको ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, बस इतना सही है। समझना पड़ेगा ना, पहले ऐसे ब्लाइंडली थोड़ा स्टार्ट करेंगे, पहले विजुअलाइज कर लो कि कहां पहुंचना है और उसको पहुंचने के लिए मैं कहां से शुरू करूं। आपको सीए इंटर पास करना है, सीए बनना है, उसको लिए शुरू कहां से करूं। तो सर शुरू किया हमने सीए फाउंडेशन करने का, प्लानिंग की, क्लासेस लिए, ट्यूशन लिया, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये सब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। वही चीज रेशियोज भी है, ठीक है ना, ट्रेजर हंट है ये, बस कंप्लीट ट्रेजर हंट, हर बार बोलता हूं मैं। तो सर स्टार्ट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट कहीं से मिल जाएगा क्या, देखते हैं। सेल्स दे दिया पहले में तो मजा आ गया सेल्स देख के, ठीक है, और सीओजीएस दिख गया मेरे को, तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, सेल्स माइनस सीओजीएस। अब नाउ ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास हाथ में आ गया, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे दिया 8%, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट रेशियो दे रहा है, तो नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन ये वाला जो नेट प्रॉफिट करते हो ना आप नॉर्मली, जो नेट प्रॉफिट है ना ये होता है आपका बिफोर टैक्स, ये वाला जो है बिफोर टैक्स होता है। और ये जो नेट प्रॉफिट आता है हमेशा एनपी रेशियो में, जो नेट प्रॉफिट आता है वो होता है पैट डिवाइडेड बाय सेल्स। ये जो पैट डिवाइडेड बाय सेल्स आपका करके 8% आता है। तो सर ये जो पैट है आपको निकालना, आपको ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस इस तरीके से निकालने के लिए आपको नेट प्रॉफिट को बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, तब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा। लेकिन यहां पे आपका जो पैट आएगा वो, यहां पे जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा ये आफ्टर टैक्स आएगा। तो यही एक एडजस्टमेंट है, जहां गलती करने वाले हो आप लोग, उसको सुधार दोगे तो एक क्वेश्चन पूरा एक चुटकी में सॉल्व हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, अगर आपका पीएल अकाउंट के हिसाब से चल रहे हो ना, आप इस पैटर्न में चल रहे हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए ये बिफोर टैक्स वाला ही है। क्लियर हुआ मेरी बात? यस। तो बस बाकी तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं है। आओ इधर आ जाओ फटाक से। डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आंसर टू क्वेश्चन 1 है। इसी तरीके से एग्जाम में प्रेजेंटेशन करना है, वो प्यारा सा छोटा सा में लिख के यहाँ पे आ गए। सर स्पेस बचाएंगे किसके लिए, एग्जाम फॉर्म का फीस दिए हो, हाँ बढ़िया से फुल फीस दिए हो ना, कुछ डिस्काउंट तो ना मिला उसमें, तो पूरा जगह लेके लाइन ले लेके स्पेशियस बना के आंसर करके आना है, बड़ा बड़ा लिख के क्लियर करके आना, हमको मार्क्स दे उसको दिखाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर उसको दिखा ही नहीं, अरे ये क्या बात हुआ। अब किससे लड़ोगे, आपको मालूम है लड़ाई नहीं हो पाती है रिजल्ट आने के बाद, इधर उधर पेपर भेजते हो, कुछ नहीं होता है लास्ट में। मान के चलो कुछ गिने चुने लकी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिजॉल्व हो जाता है क्वेरी। प्लीज उस एंगल में मत सोचो, अभी आपको अपने हिसाब से, आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में अभी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन 1A में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकाल लिया, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इतना आया, नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया ये आया, ये लेकिन क्या है गाइस, दिस इज पैट, दिस इज पैट, ये बात क्लियर होना चाहिए। वी नो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इंटरेस्ट इज माई पैट, या बेसिकली प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो जो नेट प्रॉफिट है दूसरा वाला। तो सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आएगा, सर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस मैंने किया इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है ना, हाँ ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ 3,36,000 डायरेक्टली, तो वो मैंने माइनस कर दिया। फिर मैंने क्या किया, जो मेरा पैट आया था उसको मैंने बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया, बस इतना सा ही तो काम किया है सर। तो आपको इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 16464,000। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आंसर है, आंसर इज गिवन इन रेड, तो आपको कोई दिक्कत ना हो विजुअलाइजेशन में। चाहो तो इसको भी ग्रीन कर देता हूं, फॉर्मूला वाला चीज है, ठीक है। यहां तक तो डन है। नेक्स्ट पार्ट आएंगे ऑपरेटिंग, इसमें समझ में आ गया कुछ नहीं है। शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स निकालना, कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा। एक तो दे दिया शेयर कैपिटल टू रिजर्व रेशियो 6:4, उसको यूज करेंगे। एक काम करना, हमेशा जो यूज हो गया ना टिक मार लो, सेल्स यूज हो गया, रेट ऑफ इनकम टैक्स यूज हो गया, लेकिन क्या पता आगे यूज आए, इंटरेस्ट ऐसे यूज हो गया एक बार, सीओजीएस यूज हो गया, परसेंटेज ऑफ ये यूज हो गया, बस। तो अब अपने को कुछ और देखना पड़ेगा। इस तरीके से एग्जाम में हैबिट रखो, सॉल्व करने में रखोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। डन। नाउ रिटर्न ऑन नेटवर्थ वर्ड दिख गया 30%। नेटवर्थ इज ऑलवेज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। What did I say? Net worth is your equity share capital plus reserves and surplus. Shareholder funds, proprietary funds, ये सारे कुछ फंड्स अगर वर्ड यूज करता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस
प्रेफरेंस होता है, लेकिन सिर्फ नेटवर्थ में इक्विटी एंड शेयर कैपिटल ही, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ही रहेगा। समझ में याद रखना, ठीक है। 30% आया तो मेरे को ये मालूम है रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 30%, यानी मेरा जो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा डिवाइड बाय नेटवर्थ इज 30%। तो नेटवर्थ मिल जाएगा, नेटवर्थ दिया हुआ उसको इस रेशियो में तोड़ना, हो गया कम सम खत्म। आ जाओ, देखो रिटर्न ऑन नेटवर्थ दिया हुआ है ये। अब मेरे को पता नेट प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो चुका है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स आ गया कितना 96 लाख। अब शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स का मेरे को रेशियो दिया हुआ 6:4 गिवन है। प्रेजेंटेशन के हिसाब से कर रहा हूं, एग्जाम में यही लिखना है। मैं क्यों कर रहा हूं इतनी मेहनत, मैं चाहता था आपको ऐसा के आंसर्स दिखा देता, मैं नहीं कर रहा ताकि मुझे मालूम है बच्चों को कंफर्ट लगता है ये देख के, पहली चीज। सेकंड, समझ में आता है कि एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे प्रेजेंटेशन करना है। ऐसे का आंसर कभी डिटेल्ड हो जा रहा है, कभी कोई स्टेप नहीं दे रहा है, कभी छोटा बना रहा है, समझ ही नहीं आता है सर। तो मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं हूं ना, और मैंने आपके यहाँ पे बढ़िया तरीके से लिख के लेके आया, ठीक है। तो शेयर कैपिटल तो आ गया 5760, रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया 3840, उसको तोड़ना है, उसको आपको मालूम है 6/10 4/10 डन, ये मेरे को पता हो जाएगा। अब आपको ध्यान से देखो आगे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, उसके लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज दे दिया। आप देखो क्या क्या हो गया, टिक मार लो। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यूज हो गया, ये यूज हो गया, और कुछ यूज हुआ नहीं। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज कर सकते हैं, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नॉर्मली वी नो व्हाट COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ओपनिंग इन्वेंट्री। या तो एक लाइन लिख देता हूं, ओपनिंग स्टॉक इज 10% मोर देन क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करके कोई लाइन लिख देता, या कहीं पे फिगर दे देता ओपनिंग स्टॉक का, कुछ तो देता। नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो दिमाग की बत्ती बंद, सीधा क्लोजिंग स्टॉक से डिवाइड करेंगे। क्या बोला सर, अगर कोई इंफॉर्मेशन रहेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज एवरेज इन्वेंट्री, इफ दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन देन वी विल गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला ऑप्शन। समझ में आई क्या, पहले बोलो ना हाँ, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि कब क्या लेते पता ही नहीं। अरे कब क्या लेते क्या, मतलब वो क्या गैस थोड़ी ना मार रहे, चिट थोड़ी ना उठा रहे कि जो अच्छा चिट में आया क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला प्रेफरेंस ऑलवेज एवरेज, नहीं दिया हुआ तो क्लोजिंग, डन। तो इसको सॉल्व करोगे क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बात खत्म। लास्ट में आपको क्या करना है, फिक्स्ड एसेट्स निकालने बोल दिया। अब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कहीं पे भी ऐसे डायरेक्टली है ही नहीं, तो अब इसके लिए अगेन आप देखो आपको क्या क्या यूज करना बाकी है। मैं उसको एक बार ग्रीन से लिख मार्क कर रहा हूं। करंट रेशियो, सन्ड्री डेटर्स, ये और ये भी यूज हो चुका है, चलो ठीक है। तो सर मेरे को ये 3 इंफॉर्मेशन यूज करना बस बाकी है। करंट रेशियो कहीं ना कहीं यूज आएगा। नाउ सिंस कोई रेशियो फिक्स एसेट्स पे दिया हुआ ही नहीं है, सो आई विल गो फॉर द रेसिडुअल अप्रोच, यानी कि बैलेंसिंग फिगर वाला अप्रोच, एंड आई विल कैलकुलेट द फिक्स एसेट्स। मेरे को मालूम है बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट्स, मेरे को टोटल लायबिलिटी अगर मिल जाए कई तरीके से तो वो टोटल एसेट्स हो जाएगा। मेरे को करंट रेशियो से अगर मैं करंट एसेट्स निकाल लूं तो टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स इज माय फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। बात एक ही है, डन। क्या बोला अगेन, अगर मेरे को टोटल लायबिलिटी मिल जाए, टोटल लायबिलिटी इज टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स अगर निकाल लूं करंट रेशियो को यूज करके तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। एक और मजे की बात, आपको सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स ही दिया है, दैट इज मींस दिस इज ओनली द करंट लायबिलिटी, ओनली द करंट लायबिलिटी इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी इज कितना 16 लाख, इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी इज कितना 16 लाख, बस बात खत्म। अब क्वेश्चन आपके लिए इजी बन गया। करंट रेशियो दिया हुआ है 16 लाख का करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट्स 32 लाख का आ गया। आपको मैं खास बात बताऊं, आपको ना ये वाला इंफॉर्मेशन कोई काम का नहीं है, डेटर्स वाला इंफॉर्मेशन कोई काम का है ही नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स अगर दिया हुआ उसको करंट एसेट्स क्यों नहीं मान सकते, करके देखो सम नहीं बन पाएगा, सम नहीं बन पाएगा, सम के नंबर सपोर्ट नहीं करेंगे, करके देखो फंस जाओगे, डेड एंड पे आ जाओगे, करके देखो खुद से समझ में आएगा, ठीक है। ये सब करने से आता है, मैं तो आपको बता रहा हूँ जस्ट बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। कितने कितने बार किए मैंने सब क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बुक में है, तो आपको समझ में आ जाता चीज का फ्लो। तो करंट एसेट्स आ गया 32 लाख, टोटल लायबिलिटी सब निकल जाएगा। उसके बाद आपको मालूम है सेम होता है, टोटल एसेट्स से करंट एसेट्स माइनस करना। अब आपका आंसर 1,04,00,000 आंसर आ गया, किसका, फिक्स्ड एसेट्स का, रेड में दिया है। खत्म हो गया क्वेश्चन 1A। क्वेश्चन 1B में आते हैं। आई होप से क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और इजी भी लगा होगा। क्वेश्चन 1B में आओ। क्वेश्चन 1B ने नया क्वेश्चन बनाने का कोशिश किया और कहीं ना कहीं उसने इस पे क्या किया, जस्टिस किया है, जस्टिस किया है इस क्वेश्चन के संग। मेरे को बढ़िया लगा ये चीज कि यहाँ से पहली बात तो नया क्वेश्चन भी अगला बना रहा है और दूसरा बात सही भी कर रहा है। दोनों चीज एक साथ कम बार एक स्टेटमेंट में आता है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं।
अब आ जाओ मिस्टर रमन, अब पोर्टफोलियो मैनेजर इज एनालाइजिंग अ सेट ऑफ सिक्योरिटीज यूजिंग द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। बहुत बढ़िया बात है, उसने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किया है। लास्ट में बोला क्या है, कंप्लीट द अबव टेबल, और लास्ट ये तो कुछ थ्योरी आ गया, हाँ ये तो कुछ थ्योरी छोड़ दो एक बार, अबव टेबल कंप्लीट करना बस। क्या बोला, मिसिंग वैल्यूज था कुछ, क्या मिसिंग वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मिसिंग वैल्यूज है, इसको भर के देना है। एक बात मैं आपसे बताता हूं, आपको ये चीज तो पता है ना सर, सीएपीएम के बारे में एक बार क्विकली समझा दे रहा हूं। सीएपीएम में क्या है, के इज व्हाट, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। दिस इज व्हाट, दिस इज माई सीएपीएम के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली। हाँ यहां तक तो अपने अलाइंड है ना बच्चे, सब बताएंगे हाँ सर, यहां तक तो अपने अलाइंड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो आर एफ होता है ना, ये क्या है सर, ये मैंने आपको बोला था, मान लो हमारा रिस्क फ्री बॉन्ड हुआ या ट्रेजरीज हुई, ये हमारा ट्रेजरीज हुआ। ट्रेजरीज वर्ड क्यों यूज कर रहा है, इस क्वेश्चन में ट्रेजरी ही दिया हुआ, ट्रेजरी बिल, तो ये मेरा क्या है, ये ट्रेजरी बिल है, ठीक है। आरएम क्या होता है सर, मेरा आरएम होता है निफ्टी का रिटर्न या कोई मेरा इंडेक्स का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न बेसिकली। निफ्टी हुआ, यूएस में जाओगे तो डाउ जोन्स हुआ, कोरिया में जाओगे कॉस्पी हुआ, कई और इसमें जापान में जाओगे निक्की हुआ, बहुत सारे अलग अलग इंडेक्सेज है, वहां के जो भी इंडेक्स है दैट इज बेसिकली द मार्केट रिटर्न, वही है हमारा निफ्टी। तो मेरा ये आरएम है। हमेशा ध्यान रखना एक चीज, सीएपीएम में आप कभी भी किसी भी सिक्योरिटी के लिए कैलकुलेट करोगे ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ए लिमिटेड बी लिमिटेड किसी के लिए भी निकालोगे कंपनीज के लिए, तो आपको यह चीज समझना चाहिए, किसी भी कंपनी का केई निकालने के लिए आरएफ और आरएम विल रिमेन सेम। व्हाट डिड आई से, आई सेड आरएफ एंड आरएम, यानी ट्रेजरी बिल का जो मेरे को रेट मिल रहा है, रिस्क फ्री रेट है, वो तो सभी समय है ना, मेरे लिए भी ट्रेजरी बिल्स का 6% का रेट है फॉर एग्जांपल, और आप अगर वीडियो देख रहे हो आपके लिए भी 6% का रेट है। निफ्टी का रिटर्न मेरे लिए भी 10% का है, आपके लिए भी 10% का है, तो ये दोनों हमेशा सेम रहने वाला है। बीटा चेंज हो जाएगा, कंपनी स्पेसिफिक होके बीटा चेंज हो जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बीटा कुछ और है, इन्फोसिस का बीटा कुछ और है, लेकिन मान लो इटर्नल का, जोमेटो का बीटा कुछ और है, क्योंकि जोमेटो बहुत ज्यादा रिस्की टाइप कंपनी है, बहुत ज्यादा डिसरप्टिंग कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो उसका बीटा भी हल्का चेंज्ड मिलता है। तो जैसे जैसे जो कंपनी जिस स्टेज ऑफ लाइफ में रहती है, बीटा भी उस हिसाब से रहता है। ये सब चीज आपको फुल क्लासेस में तो समझाते हैं, अभी क्विकली आगे बढ़ा रहा हूं। हाँ तो ये चीज क्लियर हुआ पहला। तो सर ये तो मेरे को समझ में आ रहा है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड का बीटा और सीएपीएम दोनों दे दिया, मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के लिए ये भी दे दिया और के भी दे दिया, दो बार दे दिया ए और बी के लिए। तो मैं आर एफ आर एम आर एफ ये तीनों तो दोनों तो निकाल ही सकता हूं, तो वापस साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा। और सी लिमिटेड के लिए अकॉर्डिंगली फिर मैं 1.1 का बीटा लगा के आर एफ आर एम निकालने के बाद पुट करूंगा और आंसर के का निकाल लूंगा, यानी ये वाला क्वेश्चन मार्क सॉल्व हो जाएगा, यानी पहला नंबर क्वेश्चन मार्क तो सॉल्व हो जाएगा। और दिखाता हूं कैसे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? हाँ बोलो यार, मुझे मालूम है समझ में आया, बड़ा सिंपल है, टफ नहीं था ये वाला एमटीपी। मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि टफ नहीं था। मैं जैसे पहले के मॉक टेस्ट पेपर आए ऐसे जो टफ थे, जैसे दिसंबर 24 का एक मॉक टेस्ट पेपर मेरे को ध्यान आता है, पूरा क्वेश्चन पेपर ही गलत है। जुलाई का 25 जुलाई 25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका मॉक टेस्ट पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था। तो कुछ कुछ मॉक टेस्ट पेपर पहले आए हैं, लेकिन ये सीरियसली इजी आया है, क्या पता नेक्स्ट में दे वो, ठीक है। तो सीएपीएम में आ गए अपने। सीएपीएम में क्या बोल रहा देखो अब अगेन, यहाँ पे आओ। सीएपीएम में मेरे को फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए पहले तो। सेकंड, अब ए के लिए स्टार्ट किया, ए के लिए पुट किया, तो मैंने आर एफ करके ये आरएम के टर्म्स में इक्वेशन को प्लॉट कर लिया, आरएम के टर्म्स में बना लिया ना, ताकि मैं सब्स्टिट्यूट कर पाऊं डायरेक्टली बाद में। फिर बी के लिए मैंने सेम चीज लिखा, मेरा 12.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है देखो। आर एफ तो मेरे को निकालना है ही। सर ये चीज पुट करोगे, आपका पुट, फिर आपको क्या करना है, ये आरएम का वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का भी तरीका है। अब बच्चे ना यहाँ पे सॉल्व करने में गलती करते हैं, मैंने ना बहुत ध्यान से आपको स्टेप दे दे के इसलिए सॉल्व किया है। प्लीज एक बार मैं बता रहा हूँ, कुछ रीजन होगा, हाँ ऐसा मत समझो स्किप कर दे रहा हूँ। 1 मिनट सुन लो इस चीज को, कुछ नहीं जाएगा, 1 मिनट सुन लोगे तो कुछ सीखोगे ही। कहाँ पे थे अपने, एक बार देखते हैं। हाँ मैंने क्या बोला, यहां तक तो मैंने इक्वेशन बनाया, फिर मैंने बोला आरएम का वैल्यू को यहां से प्लॉट करता हूं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये जो आरएम है उसके जगह ये पूरा चीज लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये जो आरएम है उसके जगह मैं ये वाला चीज लिखने वाला हूं। तो मैंने स्टार्ट किया वापस ये आरएफ से ही, 0.8 एज इट इज रह गया, ये वाला पूरा चीज यहां से उठ के यहां आ गया, फिर मेरा माइनस वापस माइनस, और 0.8 आरएफ ये एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू 0.128 है, वो तो पता ही है, ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे,
सर इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्मार्टली। पहले आर एफ माइनस 0.8 कर दिया तो 0.20 आ गया। अब मैंने ना जानबूझ के डेसिमल्स छोड़ दिया यहाँ पे। डेसिमल्स को यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे ना, आपका चिक चिक वो गंदगी हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा डेसिमल फिगर्स आ जाएंगे और आप करने जाओगे उसको राउंड ऑफ, और आपको आज तक ही नहीं पता है कि उसको 2 प्लेसेस में करना है कि 3 प्लेसेस में करना है कि 4 प्लेसेस में करना है। तो मैंने बोला कि स्मार्ट काम करते हैं, अगर बिना राउंड ऑफ किए जितना मैं आगे बढ़ सकता हूं ना आगे बढ़ते चलता हूं। मैंने यहाँ पे जानबूझ के राउंड ऑफ नहीं किया, मैंने 0.8 इंटू 0.152 किया और रहने दिया, फिर 0.8 इंटू 0.2 किया डिवाइड बाय 1.2 रहने दिया, दोनों जगह पे राउंड ऑफ नहीं किया, इसको भी एज इट इज रहने दिया। अब अगर मैं जैसे सिंप्लीफाई करने गया ना चीजों को, तो अपने 1.2 नीचे का मेरा कट गया, मेरा ये चीज नीचे का कट गया, इस वजह से मेरे को क्या नहीं करना पड़ा सर, इस वजह से मेरे को राउंड ऑफ वो इसको क्या बोलते हैं सॉल्व नहीं करना पड़ा फ्रैक्शन को, मैंने फ्रैक्शन में छोड़ा, मेरा काम आसान बन गया। समझ में आई? इसलिए मेरा आंसर आ गया आरएफ का 8%। उसके बाद एकदम क्लीन आंसर आ गया 8%। बच्चों का आएगा डेसिमल में 7 पॉइंट कुछ जाएगा, कोई किसी का 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा। जैसे जैसे राउंड ऑफ में कुछ गलती कर दोगे अगर, या राउंड ऑफ 2 प्लेसेस ले लोगे तो आंसर भी आपका 8 से दूर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिना राउंड ऑफ किया जा सकता है, आपको 8% पे ही मार्क्स मिलेगा। ध्यान से सुनो ये सारी बातें। 7.85 ऐसा कुछ आ गया ना, वो रॉन्ग कर देगा तो बड़ी बात नहीं है, करना नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर रॉन्ग कर दिया ना 7.85 में तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली कैलकुलेट हो सकता है 8%। आपके आंख के सामने मैंने किया है, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान देंगे। पहला, सेकंड आरएम आ जाएगा, फिर 14%, वो भी क्लीन फिगर आया। अब आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको पुट करोगे 14.6 आ गया, मतलब ये तो मेरा 14.6 आ गया। अब मेरे को बताओ सर, ये तो इसको लिखते हैं पर्पल से, ये तो अगर 14.60 आ गया परसेंट, बाकी क्या? अरे भैया बीटा ऑफ कैश कुछ होता है क्या? बीटा क्या होता है सर? बीटा ऑफ कैश कुछ थोड़ा होता है, तो बीटा मेरा 0 होगा कैश का। क्या बात बोल रहे हो? मेरा बीटा क्या बोलता है? अगर एग्जांपल में दे रहा हूं बीटा को समझाने के लिए, सिर्फ किसी कंपनी का बीटा अगर 1.5% है, ठीक है 1.5 है, परसेंट नहीं 1.5 है, तो अगर मेरा मार्केट 1% से बढ़ता है तो मेरा उस कंपनी का स्टॉक 1.5% से बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट 1% से घटता है तो उस कंपनी का स्टॉक 1.5% से घटेगा। तो सर कैश का थोड़ी ना कोई बीटा आएगा, कैश तो मेरे पास हाथ में घर में पड़ा है, उसका कोई रिस्क थोड़ी ना, उसमें कोई सिस्टमैटिक रिस्क दर्शाता है ना बीटा, कैश तो पड़ा उसमें कोई रिस्क थोड़ी ना, तो कैश में कोई बीटा नहीं है। ट्रेजरी बिल में कोई रिस्क है नहीं है, तो बीटा 0। तो ये मिसिंग फिगर्स में कुछ सॉल्व नहीं करने का है। स्टॉक मार्केट का बीटा क्या होगा? निफ्टी का बीटा खुद ही से क्या होगा? मार्केट का बीटा इज ऑलवेज 1। मार्केट का बीटा इज ऑलवेज 1। एक बार नियम बना लो, गांठ बांध के समझ के रखो, मेरा खुद से कंपटीशन है, मतलब मार्केट का खुद से बीटा क्या होगा? 1 ही होगा ना। समझ पा रहे? विजुअलाइज करो, सोचो एक सेकंड के लिए। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल का सीएपीएम रिटर्न क्या होगा? ट्रेजरी बिल का सीएपीएम रिटर्न और सीएपीएम रिटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होगा? सर आपको मालूम होना चाहिए, आपको बेसिकली आरएफ वगैरह ही निकालना था। ये 8% होगा, 6% नहीं, इसको 8% प्लीज कर लो, इसको 8% कर लो, हाँ इसको 8% कर लो, एंड ये 14% है। आपको ऐसा का भी दिखाओ इसमें आंसर एक बार क्विकली, इस वाले पार्ट में उसने भी ऐसा ही कुछ किया है, लास्ट में टेबल बना दिया होगा, दिखा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देखो 0001 8%, 14%, 14.6, उसने लास्ट में टेबल में आंसर दिया, आपको भी टेबल में देना चाहिए। वाई? आप बोलोगे सर क्यों? कंप्लीट द अबव टेबल वर्ड यूज कर रहा है ना, तो टेबल बना के उसको देना है। टेबल बना दिया मैंने भी, जो जो चीज बाकी था उसका। ऐसे ने ए और बी भी दिया है, आई डोंट थिंक सो उसका नीड है, देना है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेबल बनना चाहिए लास्ट में बस। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन डन है? हाँ। नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? बहुत इजी सा पार्ट है, 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो भैया इसका ब्रेकअप है 4+1, दिया नहीं है मैं बता रहा हूं, तो ये 1 नंबर के लिए छोड़ के नहीं आएंगे। क्या बोल रहा है? CAPM explains the relationship between systematic risk and expected return on a security. ठीक है, डिस्कस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। बीटा और एक्सपेक्टेड रिटर्न का रिलेशनशिप मेरे को बताने बोल रहा है। मेरे को मालूम है सर, मैंने अभी आपको जो बोला, अगर मेरा बीटा 1 है, सॉरी 1.5 है, मेरा रिटर्न अगर 1.5% से, सॉरी 1% से अगर मेरा निफ्टी का मार्केट का रिटर्न आता है, तो मेरा बीटा की वजह से ये भी 1.5% बढ़ेगा, लेकिन अगर ये घटता है तो भी 1.5% से घटेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। साथ में देखो एक चीज़ और, आपको ना यहाँ पे किस टाइप के इन्वेस्टर को क्या लेना चाहिए वो बता रहा है। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर अगर कोई है तो उसको क्या लेना चाहिए? लो बीटा। रिस्क एवर्स मतलब क्या हुआ? रिस्क से
तभी मैं रिस्क लूंगा। सही से मतलब समझना, रिस्क एवर्स वर्ड का सीखने की चीज है, फाइनल में बहुत काम आएगा। रिस्क एवर्स मतलब मैं रिस्क तभी लूंगा जब मेरे को उसके बदले रिटर्न उतना ज्यादा मिलेगा। मैं रिस्क लेने से डरता नहीं हूं, डरपोक सिर्फ नहीं हो, लेकिन मेरे को रिस्क के बदले रिटर्न उतना चाहिए। मैं रिस्क एवर्स हूं, नॉर्मली मैं रिस्क नहीं चाहता हूं। पहला इंप्रेशन, मैं नॉर्मली रिस्क एवर्स हूं, रिस्क से दूर ही रहता हूं, लेकिन अगर रिस्क ले रहा हूं तो मेरे को रिटर्न भी उतना ही चाहिए, वो हुआ रिस्क एवर्स। एक होता है रिस्क न्यूट्रल। रिस्क न्यूट्रल होता है कि सर मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक मिनट सुन लो प्लीज क्विकली। हाँ, रिस्क न्यूट्रल होता है कि कंप्लीट हो जाएगा। रिस्क न्यूट्रल होता है कि मेरे को रिस्क से मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर मेरे को 15% दोनों सिक्योरिटी में मिल रहा है, इसमें हाई रिटर्न इसमें कम रिटर्न, मेरे को इंडिफरेंट हूं मैं, तो भी मैं ज्यादा रिटर्न में भी 15% लेने में खुश हूं, कम रिटर्न में भी कम रिस्क में भी 15% लेने के लिए खुश हूं। रिस्क में न्यूट्रल हूं। और एक लास्ट है आपको एग्रेसिव इन्वेस्टर, जो बुक में दिया ही है कि आपको ज्यादा रिस्क पसंद है तो आपको हाई बीटा में जाना चाहिए, ज्यादा सिस्टमैटिक रिस्क में जाना चाहिए। ये एक लाइन का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये थ्योरी था इसलिए मैंने इसको यहां दिया नहीं, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन उसने बनाया है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए प्लीज, तभी आपका कंसेप्चुअल स्ट्रांग बनेगा। मैंने ना आपको वर्कआउट बैच निकाला है मे एग्जाम्स के लिए, आप आई होप्स आप लोग उसको कर रहे हो, उसमें बहुत हेल्प होगा आपको। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं जस्ट ओनली फॉर योर मे 26 एग्जाम्स, तो क्या पता कुछ क्वेश्चन वहीं से उठ के आ जाए। सेकंड, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगी, आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम में क्या गलतियां कर रहे हो क्या नहीं है। आपको 100% डाउट सपोर्ट में दे रहा हूँ उसमें। कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, मेरा क्लास स्टूडेंट हो ना हो, मैंने उसको डाउट पूरा क्लियर किया है वहां पे, तो वो सब चेकआउट करिए, आप लोग की बेनिफिट की चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1C में क्या है, कैपबच का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे समझ में आया आपको, यहाँ पे पीवी फैक्टर्स वगैरह दिया हुआ है, आपको रिकमेंडेशन परचेज की लाइन दी हुई है। कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट, एक कंपनी की बात हो रही है, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, एक बार में समझ में आएगा। अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। कंपनी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ मशीनरी दैट वुड कॉस्ट ₹50,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। एक आज का इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होने वाला है, 50,000, सिंपल। इट इज एस्टिमेटेड, क्या एस्टिमेटेड है, नेट कैश इनफ्लोज की बात कर रहा है, फ्रॉम ऑपरेशन विल बी कितना सर, नेट कैश इनफ्लोज होगा 18,000 पर एनम फॉर 3 इयर्स, मतलब 18,000, फिर अगले साल 18, फिर अगले साल 18 मेरे को मिलेगा 3 साल के लिए। नाउ कंपनी ऑप्ट्स टू सर्विस अ पार्ट, मतलब मशीन का कोई पार्ट होगा जिसको सर्विसिंग की दरकार है, जैसे गाड़ी अपनी सर्विस के लिए जाती है वैसे ही। एट द एंड ऑफ ईयर 1, एक साल के बाद लेकिन सर्विस करना, और उसका खर्चा आने वाला है 10,000 रुपया। एक साल के बाद जो मैं सर्विस करूंगा उसका खर्चा 10,000 आएगा। इन दैट अ केस, इन सच अ केस, मतलब अगर मैं सर्विस में जा रहा हूं तो उस केस में क्या, द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी 12,500। 3 साल मेरा मशीन चलेगा, 12,500 मेरे को 3 साल बाद मिलेंगे स्क्रैप वैल्यू। फुल स्टॉप, बात खत्म। एक चीज यहां कंप्लीट होता है, पहला केस यहां कंप्लीट होता है जब अपने सर्विस करा रहे हैं और मेरे को पता है सर्विस का खर्चा 10,000 एक साल के बाद आएगा और 12,500 का स्क्रैप वैल्यू है। अगर डेप्रिसिएशन निकालना पड़ा तो मैं निकाल लूंगा, कैसे, 50,000 माइनस करूंगा 12,500 को डिवाइड करूंगा 3 से, ये ठीक है। हाउएवर, अब आगे बोल रहा है ओहो, ऐसा बोल रहा है हाउएवर मतलब हो, इफ अ कंपनी डिसाइड्स नॉट टू सर्विस द पार्ट, मतलब नॉट टू सर्विस द पार्ट मतलब गाड़ी को सर्विस के लिए नहीं भेज रहे, मशीन को सर्विस नहीं करवाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा सर, अगर गाड़ियां या एसी आपका सर्विस नहीं होता तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ईयर 2। सर सर्विस करते हैं ताकि हमारा लाइफ बढ़ जाए, अच्छे से कंपनी अच्छे से वो मशीन चले। अगर नहीं करवाऊंगा तो मेरे को उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर 2, और रिप्लेसमेंट पे मेरे को 15,400 रुपए का खर्चा आएगा। 15,400 का यहाँ पे मतलब है खर्चा, मेरा 15,400 का लागत लगने वाला, रिप्लेस कर रहा हूं ना, तो इस मशीन को, इस एसी को छोड़ के दूसरा एसी लगाऊंगा तो 15,400 देना पड़ेगा। बट इन दिस केस, अब कौन सा केस, ये हाउएवर के बाद वाली स्टोरी बात हो रही है। इस क्वेश्चन को हो सकता है एक बार पढ़ने आपको समझ ही नहीं आए, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। द मशीन विल वर्क फॉर द 4th ईयर ऑल्सो, अगर मैं रिप्लेस करा लेता हूं तो मेरे को 1 साल और मशीन चल जाएगा और मेरे को ऑपरेशनल कैश इनफ्लो ऑफ 18,000 फॉर द 4th ईयर भी दे के जाएगा। मतलब मेरे को 1 साल और 18,000 रुपए का कैश इनफ्लो आने वाला है अगर मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन में चला जाता हूं। यहां तक अपने सब अलाइंड है, सेम पेज में, अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को। हाँ, कोई डाउट है? नहीं है सर, अभी तक क्लियर है। कोई डाउट होगा क्वेश्चन समझने में तो प्लीज थोड़ा बैक करके सुन लेना। आगे, इट विल हैव टू बी स्क्रैप्ड एट द एंड ऑफ ईयर 4 एट ₹9,000। 4 साल के बाद मैं उसको स्क्रैप अप करूंगा 9,000, मेरे को यहां पे भी सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू मिलेगी। कोई भी वर्ड यूज करे मतलब सेम, मतलब 2 केस बनता है। मतलब क्या हुआ, 2 केस बन रहा है। फर्स्ट केस क्या है यहाँ पे, फर्स्ट केस इज व्हेन आई एम गोइंग फॉर अ सर्विसिंग।
अगर मैं सर्विसिंग वाले केस में जाता हूं तो मेरे को 3 साल का लाइफ है, 1 साल बाद सर्विस का खर्चा 1 साल बाद लगने वाला है, और 3 साल की लाइफ है, और 3 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू है, full stop, बात खत्म. Now I am coming to the second case in the replacement option. When I am going for a replacement option, what will happen is I have to replace it at the end of year 2. Additional cash expenditure will be 15,400. Moreover, if I go for the replacement option, I will get an additional cash inflow for the 4th year at rupees 18,000. Done है. Now अब यहां से वापस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहां से, ठीक है, मार्क करते हुए पढ़ा रहा हूं. इट विल हैव टू बी, अच्छा ये तो पढ़ दिया, सॉरी. अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, फिर से कितना 10% का कॉस्ट दे दिया. इग्नोरिंग टैक्सेस, अगर टैक्स इग्नोर है तो मैं डेप्रिसिएशन भी इग्नोर कर दूंगा. मैं डेप्रिसिएशन को लेता ही हूं इसलिए ताकि उस पर टैक्स बेनिफिट निकाल सकूं. रेकमेंड करना परचेज ऑफ द मशीन बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज. मतलब दोनों ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग एनपीवी निकालना है क्या सर? हाँ. क्वेश्चन तो लेकिन नहीं बोल रहा, वो छुपा दिया इस बात को, वो जानबूझ के आपको सामने से नहीं बोल रहा है कि अलग अलग दोनों के लिए निकाल, बस बोल रहा है रिकमेंड द परचेज बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू, बस. तो भैया अपने को तो 2 केस बना, तो 2 केस के लिए 2 बार एनपीवी निकलेगा. क्वेश्चन अगर कैपबच का समझ लिया ना बच्चा तो 100% राइट करके आएगा, गारंटी देता हूं. इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹5,000 फॉर परचेज, मतलब परचेज करने में 5,000 रुपए का डिस्काउंट देता है, तब क्या आंसर में आएगा वो बताइए. और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दे दिया, 6 साल का दे दिया, क्यों दिया पता नहीं, अपने को 4 साल से ही काम बन जाएगा, बस. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाया. ये वाला क्वेश्चन तो प्लीज करो, और कोई क्वेश्चन करो ना करो, ये क्वेश्चन तो करना ही है सर. कैपिटल बजटिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें आप बोल नहीं सकते हो कि सर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. एग्जाम में नया क्वेश्चन बनता है. एक अगर कोई टॉपिक है जिससे नया क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना, तो फर्स्ट इज कैपिटल बजटिंग एंड सेकंड इज द वर्किंग कैपिटल. ये 2 ही चैप्टर आपके ऐसे जिससे नया क्वेश्चन बनने की संभावना है. बाकी तो किसी से वो नया क्वेश्चन नहीं बनाता है, सेम क्वेश्चन को ही पूछता रहता घुमा घुमा के. तो आप ना कैपिटल बजटिंग में मेहनत उतनी करोगे तभी नया क्वेश्चन अगर आ गया तो डील कर पाओगे. बाकी लक अच्छा हुआ तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया बुक से, तो आपका काम बन जाता है. ठीक है, किया एक बार कोशिश, देखो मैं दिखाता हूं कैसे करेंगे आंसर. सबसे पहले इस तरीके से हेडिंग दोगे हमेशा. केस 1 क्या है? सर्विसिंग डन. मेरी प्रेजेंटेशन आराम से आप लोग चल सकते हो, ऐसा या प्रेजेंटेशन पर जाने की जरूरत नहीं है. ये भी 100% एक्सेप्टेबल है, ज्यादा क्लियर और समझ आने वाला है. एनपीवी निकालना है, निकालो एनपीवी. सर्विसिंग वाला ऑप्शन के अंदर हूं मैं. हाँ, तो 3 साल का क्वेश्चन बनता है, मैं एनपीवी हमेशा 0 से स्टार्ट करके ही निकालता हूं. मेरा तरीका वही है. कैश फ्लो मेरे को आज पता है कितना, 50,000. कोई वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है नहीं, तो वो तो कुछ आएगा नहीं, तो 50,000 ही रह गया. मेरे को मालूम है क्या, 18,000 का कैश इनफ्लो आएगा, लेकिन 10,000 रुपया सर्विस में खर्चा होगा. तो सर नेट में कितना आ रहा है? नेट में तो 8,000 रुपया ही कैश इनफ्लो आ रहा है. इस स्टेप को यहां पे दिखा देना, इस कैलकुलेशन को यहां पे दिखा देना. सेकेंड ईयर में फिर 18,000, थर्ड ईयर में मजे की बात है 18,000 तो आ ही रहा है, साथ ही साथ स्क्रैप वैल्यू वाला 12,500 ऐड हो जाएगा और आपका 30,500 बन जाएगा. पीवी फैक्टर 10% के हिसाब से दिया हुआ है, सबको मल्टीप्लाई करके निकाला, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ गया. सर आपका लॉस है. मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज योर इज लेस देन 1 या इज लेस देन 0 बेसिकली. तो आपका ये प्रपोजल, ये मेथड इस पे नहीं जाना, इस एक्सेप्ट नहीं करना इस ऑप्शन को. ठीक है, तो सिंस एनपीवी इज नेगेटिव दिस ऑप्शन इज नॉट रिकमेंडेड. रिकमेंडेशन देने बोला है, वो मन से नहीं देते हैं सर. आपको वर्ड ही यूज किया रिकमेंड, आपको वर्ड ही यूज कर रहा, देखो क्या रिकमेंड, आपको बोलिए रिकमेंड करने. ठीक है ना. अब आ जाओ केस 2 पे. केस 2 में क्या है सर? रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन में है, तो अब केस 2 का रिप्लेसमेंट फिर निकाल लेंगे. अब आपको ध्यान देना, क्वेश्चन 4 साल के लिए बनेगा. कैश फ्लोज पहला साल 50,000 माइनस में आपका आउटफ्लो है, 18,000 रुपया आएगा पहला साल में, लेकिन सेकेंड ईयर में जाके अब आपका आएगा कितना? 18 में से माइनस करना होगा 15,400 बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट यू आर डूइंग. तो मेरा अल्टीमेटली नेट में से 2,600 रुपया आएगा, फिर 18,000 आएगा, फिर 27,000 कैसे आया? स्क्रैप वैल्यू वापस ऐड हुआ, वो आ गया मेरा टोटल कैश फ्लोज. प्रेजेंट वैल्यू निकाला, मेरा एनपीवी इसमें आ गया पॉजिटिव 477 रुपीज. सर मेरा 477 रुपीज पॉजिटिव आया, यानी सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव दिस ऑप्शन इज रिकमेंडेड. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? इजी लगा ना? आंसर देख के तो बहुत इजी लगा होगा. सच बताना, आंसर देख के इजी लगा कि नहीं? कमेंट कर देना एक बार. हाँ सर यार क्वेश्चन पढ़ते समय ऐसा डाउट हो रहा था, आंसर देख के तो बहुत सिंपल लग रहा है. मैंने बोला ना, आपका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इस टाइप की चीजों में क्वेश्चन समझ अगर लिया तो आपका आंसर बन जाएगा.
अब बच्चा बोलेगा सर मैं क्वेश्चन ही लिख के आ जाता हूँ एग्जाम में, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो आओ, इन अ केस, हाँ सप्लायर वाला जो केस है ना, 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब ये 50 की जगह 45,000 हो जाएगा। तो मतलब ये 493, हाँ एक सेकेंड, मतलब 50 की जगह 45,000 हो जाएगा, तो मतलब इसमें 5,000 ऐड कर दो सिंपली, बस। तो ये मेरा पॉजिटिव बन जाएगा एनपीवी, ठीक है। सिंपली यहाँ पे भी 5,000 ऐड कर दो, इतना सही तो चीज है। अब देखो, अब इसमें ना मेरी अप्रोच और आईसीआई की अप्रोच में डिफरेंस है। आई बिलीव जो मैंने किया है वही आपको एग्जाम में फॉलो करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने राइट लॉजिक नहीं लगाया है। अब आपको नंबर्स देख के बहुत ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये मेरा 5,477 रुपया देगा और ये मेरे को क्या 63 कुछ देगा बस। तो सर ऑब्वियसली ये ऑप्शन बेटर रहेगा। बट आपने एक कंसेप्ट सीखा है, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरियन, यानी ईएसी का कंसेप्ट, अनइक्वल लाइफ का कंसेप्ट। आपको समझना चाहिए कि पहला वाला क्वेश्चन 3 साल के लिए है, सेकंड क्वेश्चन 4 साल के लिए है। तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर हमको वो वाला ईएसी वाला लॉजिक लगाना है क्या? यहाँ पे मैंने बोला हिसाब से लगाना तो वही चाहिए, बट मजे की बात है आईसीआई ने वो नहीं किया है। आईसीआई ने क्या किया बताता हूं, पहले सही चीज सीख लो। आपका एनपीवी निकल के आ जाएगा नया वाला, इस पे ऐड किया 5,000, आ गया 63 रुपीज। आपका एनुइटी फैक्टर फॉर 3 इयर्स चाहिए, बस 2.4868 आया, एनुअलाइज एनपीवी आ गया। रिप्लेसमेंट वाले में जाओगे वापस सेम चीज, एनपीवी आ गया इतना, एनुअलाइज फैक्टर फॉर एनुइटी फैक्टर फॉर 4 इयर्स निकालोगे 3.1698, एनुअलाइज्ड एनपीवी आ गया। मैंने बढ़िया रिकमेंडेशन दिया है कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, एनुअलाइज्ड एनपीवी। व्हाई? बिकॉज अनइक्वल लाइफ है। क्लियर है? मन में आपके आया ना, हाँ सर ये तो आप सही बोल रहे हो, ऐसे ही तो होगा। मजे की बात देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट का आंसर मैं दिखाता हूं आपको। ऑप्शन 1 में आया, मैंने केस 1 वर्ड यूज किया, उसने ऑप्शन 1 यूज किया, कोई भी वर्ड यूज करो। ये चीज पूरा इसने स्टेटमेंट के जैसे बना दिया, सिंगल इक्वेशन के जैसे बना दिया, मैंने आपको टेबल में कराया, बस यही अंतर है। अब यहाँ पे आओ, आपको इजी समझ में क्या आया? टेबल आया ना, सच बोलो। तो फिर अब यहाँ पे इसका आंसर कहाँ है भाई? 4938, मेरा 4937 आया था, 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? देखो एनपीवी नेगेटिव है तो नहीं लेना है। सप्लायर का डिस्काउंट अगर आ गया तो 62 रुपए आया। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, बस खत्म कर दिया इसी में। इन दिस केस एनपीवी इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज नॉट एडवाइजेबल। ये क्या मतलब हुआ भाई? आप अनइक्वल लाइफ का कंसेप्ट जब सिखा रहे हो तब आप क्या बोल रहे हो कि अगर लाइफ अनइक्वल है तो एनपीवी के बेसिस में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि एनपीवी इसका छोटा है और यहाँ पे एनपीवी अगर सप्लायर वाले केस में यहाँ पे एनपीवी बड़ा है, हायर इन कंपैरिजन टू ऑप्शन 1, तो अब आपको ये वाला वर्थ लग रहा है, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे को पता है आंसर देख के, फिगर देख के बहुत ऑब्वियस है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ऑब्वियस हुआ तो क्या हुआ सर, 2+2 का भी ना आप ऐसे तो ना 4 कर दो, तो आपको मतलब 2+2 स्टेप तो दिखाना पड़ता है ना। ऑब्वियस होने से नहीं होता चीजें, आपको दिखाना चाहिए सही। तो एनुअलाइज्ड एनपीवी से करके ही आएंगे मेरे सारे बच्चे। आई डोंट नो बाकी लोग क्या कराएंगे नहीं कराएंगे, मेरे को पता है कंसेप्ट जो सिखाया आपको, जो आपको इंस्टीट्यूट बोलता है करने के लिए, वो ही करना है। यहां पे उसने मॉक टेस्ट पेपर में ये आंसर दे दिया, जरूरी नहीं है इंसान एग्जाम में आपको ये आंसर दे। अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिया, हल्का चेंज करके दे दिया ना, एनुअलाइज एनपीवी निकाल देगा, बड़ी बात नहीं है। और क्या बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्या सर? एनुइटी फैक्टर 3 साल का निकाल के डिवाइड ही तो करना है, कितना टाइम लग गया? 2-2 मिनट भी नहीं लगता है, टोटल मिला के 2 मिनट भी नहीं लगेगा 2 स्टेप दिखाने के लिए, तो यार उतना तो बनता है ना। तो ये चीज मेरे को बताना था इस मॉक टेस्ट में आपको इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन प्लस ये वाला एडजस्टमेंट। आईसीआई ने नहीं किया, आप गलती मत करना। तो यहाँ पे चाहो तो आईसीआई के आंसर के बगल में लिख लो, यहाँ पे लिख लो चाहो तो। क्या लिखेंगे? ऐसे एक तो क्वेश्चन खुद के लिए लिखो, वाई एनुअलाइज्ड एनपीवी नॉट कैलकुलेटेड। चाहो तो ये चीज लिख लो खुद ही, क्या पता आपको पढ़ते समय आपको क्लिक कर जाए और आपको ध्यान रहे फिर, ठीक है ना। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन 2A में आएंगे मेरे साथ सारे बच्चे। जंशु लिमिटेड, एसएमबी कराएंगे, हाँ वेट करना पड़ेगा आपको, कंप्लीट होने दो। इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी है, मार्केट वैल्यू 25 लाख है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21% है, कंपनी को बायबैक करना है। इसे बुक का क्वेश्चन है, 5 लाख का बाय इशूइंग क्या करेगा, 15% डेट इशू करेगा, रेट दे दिया टैक्स का 30% का। अब आपको बोला है एमएम मॉडल विद टैक्सेस। मजे की बात मालूम आपको, ये विद टैक्सेस नहीं भी लिखता ना तो भी मैं विद टैक्सेस से ही करता। वाई? बिकॉज इनकम टैक्स का रेट दे दिया। एक तो यार मे बी क्या होता है भाई, इंग्लिश देखो कैसे बनाया है इसने, इंग्लिश पकड़ना। रेट ऑफ टैक्स मे बी टेकन एज 30%, ले मतलब कैजुअली मे बी, मतलब मैं कल वहां घूमने गया था, मे बी मैं कल गया हूं, मुझे याद नहीं। अरे ये क्या बात हुआ? टैक्स ठीक से दे, इज्जत के संग दे। 30% टैक्स का रेट है।
और आपको अगर यहाँ पे नहीं भी बोलता ना विद टैक्सेस, तो भी आप एग्जाम में उसको विद टैक्सेस वाले अप्रोच से करते। द रीजन बिहाइंड इज आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इनकम टैक्स बकायदा क्लियरली दे रहा है। डन। आफ्टर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग अप्लाइंग, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये तो तीन चीज आपको पता ही है, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और WACC, ये तीनों चीज आपको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। क्लास 1 में आपको जब MM सिखाते हैं ना, उस दिन ये क्वेश्चन कराते हैं। जब आपको MM विद टैक्सेस जिस दिन सिखाते हैं ना, उस दिन का पहला क्वेश्चन यही कराते हैं। तो यार ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, सच बताओ। अलग अलग तरीके से कर सकते हो, दो चीज है, या तो फॉर्मूला से कर सकते हो, या तो आप उसको स्टेटमेंट बना के करो। स्टेटमेंट बना के एज इन सर आपको निकालना पड़ेगा, आपको मालूम है केई दे दिया 21%, मार्केट वैल्यू दे दिया, तो मार्केट वैल्यू से केई मल्टीप्लाई करके मैं अर्निंग्स निकालूंगा। या तो उस अप्रोच से जाओ, वो आपका EBIT आ जाएगा, फिर आपको टैक्स इंटरेस्ट माइनस करना है, EBT आएगा, टैक्स माइनस करना है, पैट आएगा। उस वाला अप्रोच से जाओ, नहीं तो फॉर्मूला में जाओ, एक बार में काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आई फील फॉर्मूला वाला अप्रोच से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आंसर में मार्क्स आपको दोनों में मिलेंगे। तो जैसे आपको करना है, इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट के हिसाब से किया, मैंने क्विकली फॉर्मूला में इसको सॉल्व कर दिया। बट आई प्रेफर, अगर बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं करना है तो स्टेटमेंट के हिसाब से भी जा सकता है, उसका आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूं, देखो आपको पता है मार्केट वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड कंपनी इज व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ अ अनलीवर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट क्या होता है, डेट इनटू टैक्स रेट। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला 5 लाख का बाईबैक करना, कैसे, डेट इशू करके। तो मतलब डेट कितना का आएगा, 5 लाख का, टैक्स से दे दिया 30%, तो मतलब अनलीवर्ड कंपनी का तो 25 लाख दिया हुआ था, मतलब और प्लस करेंगे 5 लाख पे 30%, आंसर आ गया 26,50,000। ICAI ने कैसे क्या दिखाएगा क्विकली। हाँ देखो, इसने क्या किया, 25 लाख दिया हुआ था, 21% दिया हुआ था, इसने क्या किया, नेट इनकम निकाल लिया। जो मैंने आपको बोला, नेट इनकम निकालने के लिए 25 लाख से 21% मल्टीप्लाई कर दिया इसने, आपका नेट इनकम फॉर इक्विटी आ गया। EBIT निकाला उस पर ये लोगों ने, 7.5 लाख का EBIT आ गया इसका, 7.5 लाख का। टैक्स तो देना ही पड़ा ना, नेट इनकम जो इसका आया वो तो आफ्टर टैक्स आया, पैट। क्वेश्चन में टैक्स तो है ही, ऐसा तो है ना बोला इक्विटी कंपनी में टैक्स नहीं लगेगा। तो 7.5 में से स्टार्ट किया। इंटरेस्ट इसमें कुछ है नहीं, इसमें है, टैक्स एड माइनस किया, सब करके आपको इनकम अवेलेबल पे आप पहुंच जाते हो। अब इसके बाद आपको सीधा 5 लाख पर डेट पर किया आपने। अच्छा, इसने लास्ट में फॉर्मूला लगा दिया क्या, तो भैया क्या बनाया फिर, समझा नहीं मैं, एक सेकंड। 472 500, अच्छा वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए उसको इसने यूज कर लिया। मेरे को लगा कि कोई और तरीके से कर देगा, लेकिन ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसने यहाँ पे इनकम अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेके वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने में यूज किया इसको, केई निकालने के लिए, मतलब केई निकालने के लिए यूज किया, वो भी सही है, जैसे भी करना हो। यहाँ पे इसने भी फॉर्मूला से एक बार में निकाल लिया, ये तो डन है। सेकंड, मैंने ना केई आपको सीधा यहाँ पे फॉर्मूला से ही करा के नक्की कर दिया। क्या है सर, 21% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी अनलिवर्ड कंपनी था, प्लस KEU माइनस KD होता है। ये जो KD है ये सर आपका 15% ही रहेगा। 15% रहेगा का क्या मतलब है, कहाँ गए क्वेश्चन, कहाँ गया रे, हाँ सॉरी ये रहा, 15% रहेगा, मतलब सर इंटरेस्ट रेट है वही रहेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वही वाला रहेगा। इसको आप 15 इंटू 1 - T वाला पोस्ट टैक्स का KD नहीं लेते हो। ये चीज की गलती ना हो जाए, बस ये ध्यान रखना। ये KD जो अपने लिखते हैं ना, ये आपका KD इंटरेस्ट रेट ही होता है, मतलब प्री टैक्स, प्री टैक्स, प्री टैक्स, बात खत्म। यहाँ पे 1 - T बाद में कर रहा हूं ना मैं आपके लिए, तो फिर ये जो 1 - T बाद में कर रहा हूँ उसी के लिए तो है सर, हर चीज आपका पोस्ट टैक्स बना दे रहा है वो, समझ में आई। अब डेट बाय इक्विटी लगाया, इसको सॉल्व किया, 21.98 आया। चाहो तो आप टेबल बना के कर लो, चाहे ऐसे कर लो, जैसे आपको मर्जी। WACC निकालना और इजी है। अब आपको पता है क्या, एक चीज और ध्यान रखना, इक्विटी का आंसर अब 21,50,000 हो जाएगा। 26,50,000 ये है। चाहो तो एक बार एक लाइन दे दूं, एक लाइन दे दूं, हाँ सर एक लाइन और दे दो तो, और रुको ऐसे कर लो, एक लाइन, एक लाइन लिख लो तो ये चीज, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू 26,50,000 माइनस 5 लाख। सर आपका टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो चुका है, याद रखना। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म अगर चेंज हो चुका है तो उसमें से डेट का अमाउंट माइनस करके ही तो इक्विटी का वैल्यू आएगा 21,50। बच्चे गलती क्या करेंगे, बच्चे इसको ले लेंगे, कितना था 20 लाख, स्टार्टिंग का जो 20 लाख है वो ले लेंगे। तो ये सब चीज को संभालना पड़ता है, क्वेश्चन करते समय ये सारी चीजों को संभाल के करना होगा। करके आपको आओगे ना, लगेगा सब चीज तो राइट करके आया, मेरे को तो 50 में 50 आएगा, 50 में 45 आएगा। पेपर का रिजल्ट आता देखते 50 में 30 आया, क्यों, गलती हो गया, जीरो दे देगा वो।
क्यों मार्क्स देगा बताओ? आप यहाँ पे ये निकाल नहीं रहे हो, ये गलत कर रहे हो, इसका आंसर गलत है, क्या चीज पे मार्क्स देगा फिर? समझ रहे हो? फिर WSCC में भी ध्यान देना, 21-50, 26-50 ये सब भी लेना पड़ेगा, वरना गलतियां होती रहेंगी। WSCC 19.81 आ गया। कमेंट करने भी बोला था, आपको पता है कमेंट करना चाहिए, सब याद रखो। ये वाला क्वेश्चन का मार्क्स पता कैसे टूटा होगा? किसने बना? 6+4 दिया है क्या? एक सेकेंड, हाँ 6+4 के हिसाब से किया है ना। तो सर 6 नंबर के लिए ना उसने यहाँ पे 2 दिया होगा। तो सर 2 नंबर के लिए WSCC निकाला है आपने। WSCC निकालने के संग संग 1 नंबर आपको इस कमेंट करने के लिए भी है। ये कमेंट करने क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो कमेंट करो ना कि क्या कमेंट आया। सर चेंजेस क्या वो बता दो बस। मेरा 19.81 WSCC हो गया, जो पहले कितना था? पहले 21% था, मेरे लिए कॉस्ट सस्ता हो गया। विथ टैक्स में जा रहा हूं मैं क्या किस अप्रोच में जा रहा हूं? विथ टैक्स अप्रोच में जा रहा हूं, तो उसमें तो ये चीज चेंज होगा। विदाउट टैक्स में सेम रहता है मेरा कॉस्ट, राइट? तो ये चीज तो याद है आपको? अरे हाँ बोलो ना सर, क्या आप बात कर रहे हो, याद होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या करते थे सर? आपका ये वैल्यू ऑफ ये घटता जाता था, एक बढ़ता जाता था, याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलेंगे सब बच्चे। क्या सर? आओ एक बार बुक से दिखाता हूँ आपको। ये वाली चीज अच्छी है, एक बार क्विकली दिखा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? मिस्टेक नहीं होना चाहिए सर, कुछ भी हो हमसे गलती ना हो बस। गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो हमारा विदाउट टैक्स विथ टैक्स वाला अप्रोच कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ अप्रोच विथ टैक्स में आओ, देखो यहाँ पे सर, यहाँ पे ध्यान देंगे। विथ टैक्स में क्या बोलता है सर? मेरा केडी तो चल रहा है, मेरा केई बढ़ने लग जाएगा, लेकिन मेरा केओ घट जाएगा। तो केओ मेरा घट के आया ना, केओ मेरा घट के आया 19.81, हाँ, लेकिन मेरा केई बढ़ गया, हाँ 21.98 हो गया। कितना था पहले? 21 था। तो ये वाला चीज ध्यान रखना पड़ेगा, समझा? तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने बुक्स में सब कुछ दिया आपको, देखो इस बुक में, ये ग्राफ से ही आपको समझ में आ जाता, रिलेट कर पाओगे। पढ़ाई करते समय रिलेट करके पढ़ोगे तो मजा आएगा। आंसर टू क्वेश्चन 2B में आएंगे। ये क्या क्वेश्चन है? लेवरेज का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेवरेज का बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है लेवरेज पे, इजीली बन जाएगा। इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको, सब चीज तो करके दे दिया, निकाल लेना ईबीटी। अब ध्यान देना, अगेन इसमें आपको वर्ड यूज कर रहा है आरओआई। आरओआई मतलब क्या है? आरओसीई। एक चीज का नियम बांध लो, आरओआई का मतलब आरओसीई है, ठीक है ना? तो उसको सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया 27% का। ये सब आपको कराया हुआ है। डॉल क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाई ईबीआईटी। फॉर्मूला देना है एग्जाम में। अब एग्जाम में फॉर्मूला के मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन आपको देना है, आंसर इज यस। एग्जाम में फॉर्मूला देने हैं। 1.22 टाइम्स डीएफएल आ गया, 1.2 टाइम्स डीसीएल आ गया, ये सब चीज कर लोगे। लास्ट पार्ट क्या देख लो बस, ईबीआईटी आपको बोल रहा निकालना। अगर सेल ड्रॉप हो जाता है कितना? 1 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ का सेल मेरा 1 करोड़ हो जाता है। मतलब सेल मेरा कितना हो घट रहा है सर? 1/3 घट जा रहा है सेल। 1.5 करोड़ पे 1/3 करोगे तो कितना आता है? 50 लाख। 50 लाख ही तो घट रहा है, तभी तो ये 1 करोड़ आएगा, तभी तो ये 1.00 करोड़ आएगा। समझ में आई ना? तो आपको 50 लाख से सेल घटा रहा है, 1/3 सेल घट रहा है। तो 33.33% का चेंज बोलते हैं 1/3 को अपने। तो उस हिसाब से सॉल्व किया मैंने, तो मेरा आंसर आया 32,03,820 रुपया। आईसीआई ने उसको क्या किया? स्मार्टली इसको निकाला। इसका आंसर कितना मालूम है? ₹32 लाख का एग्जैक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर 32 लाख ही है, लेकिन अगर कोई ये निकालता है तो आई बिलीव आईसीआई उसको राइट करेगा, उतना डेसिमल के लिए आपको लीवे देगा। ठीक है, आप ऐसे रट्टा मार के नहीं जा सकते हो, आपका फिगर्स थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है कभी ना कभी, तो वो चीज को देखो मानना पड़ेगा। डन। बाकी कोई अगर स्मार्ट बच्चा करके 1/3 से भी करे, और या तो 33.333333 पूरा ले ले कैलकुलेटर में, और फिर यहाँ पे 1.22 को भी ना 1.222222 पूरा ले ले, तो फिर यार तो भी आ जाएगा। तो एकदम आपका आंसर आ जाएगा 3199999। तो आपको समझ में आ जाएगा 32 लाख ही तो आंसर है। तो वो चीज देखो रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे आंसर लेके आते हो। इसका मैं बोल सकता हूँ ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 32 लैक्स। ठीक है, बट यहां पे भी आंसर छोड़ते हो एग्जाम में तो भी राइट देना चाहिए इसको। डन, कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्यों शानदार है? बिकॉज क्वेश्चन नया है लेकिन गड़बड़ नहीं किया है। दोनों बात एक साथ बैठाने का कोशिश है। नया क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन समझते हैं क्या है क्या नहीं किया, इसे नहीं तो बताता हूं फिर।
पहले क्वेश्चन देख लो, एक नया क्वेश्चन है, कभी भी आपने इसको आपका क्वेश्चन देखा नहीं है, आपके बुक्स में नहीं है, ठीक है। Being a finance controller of Shilpa Limited, you have provided with the debt collection policy and the debtors aging analysis on the date of analysis, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब आपको बोला क्या है, मेरे कस्टमर्स इतने सारे हैं, 5 कस्टमर के नाम दे दिए हैं, करंट मेरा इतना इतना पाना है, एजिंग दे दिया, एजिंग मतलब मेरे को कस्टमर ए से टोटल तो लेना है 4,17,500, लेकिन मेरा 3,12,500 तो आज का ड्यू है, 31 दिन से 60 दिन का ड्यू पड़ा 1,05,000, बाकी तो इसका बढ़िया आदमी है, मेरे को और पैसा लटकाया नहीं अभी तक। कस्टमर बी से मेरे को दे ही नहीं रहा है पैसा, मेरे को 2 महीने से बेसी और 3 महीने तक हो गए हैं लेने में। कस्टमर सी से सिर्फ करंट है। कस्टमर डी तो मेरा बहुत ही बड़ा दिक्कत का कस्टमर है, मेरे को 3 महीना हो गया पेमेंट नहीं दिया है। इस तरीके से एजिंग का मतलब है, रीड करके समझने के लिए बोला। अब आपको बोला क्या क्वेश्चन में, देखो कलेक्शन पॉलिसी दिया है, नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स दिया है फॉर 30 डेज, आपका नॉर्मल क्रेडिट क्या है 30 दिन का है, ये आपका 0 से 30 वाला लाइन बन गया। इंटरेस्ट ऑफ 2% इज चार्ज ऑन द अकाउंट्स ऑफ ओवरड्यू फॉर 45 डेज, मतलब जो पैसा आपका 45 डेज तक ड्यू हो रहा है उस पर 2% का इंटरेस्ट चार्ज आप कर रहे हो, आपके लिए इनकम है वो। हाँ, आप 2% का इंटरेस्ट चार्ज करो, आपका डेटर है तो आपके लिए इनकम है वो 2% का इंटरेस्ट। किन पे, जिनका 45 डेज से बेसी का ड्यू है, पहली। सेकंड, 4% का इंटरेस्ट लोगे किस पे, जिसका 75 डेज से बेसी ड्यू है। सर मजे की बात लेकिन क्या है सर, यहां पे 31 से 60 दिया है, तो मैं कैसे समझू कि 45 का कितना, तो भैया वो क्वेश्चन की जिम्मेदारी बताएगा आगे, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ना वो करना, मतलब वहां पे बैठ के थोड़ी ना भविष्यवाणी करोगे। कैश डिस्काउंट ऑफ 2% किसको देंगे, हु मेक द पेमेंट विद इन 10 डेज ऑफ इनवॉइस, क्यों कौन करते हैं, अब हमें को 10 डेज से पेमेंट, वो भी क्वेश्चन आगे सब देगा, आपको टेंशन मत लो। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी चीजें यहां मिल जाएंगी। पहला क्या है, 40%, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से प्लीज। 40% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू क्या हुआ, हमारे डेटर्स के वैल्यू सारे इनवॉइस वैल्यू पे होते हैं। आफ्टर बैड डेट, मतलब बैड डेट को हटाने के बाद जो इनवॉइस वैल्यू बचेगा उसका 40%, ठीक है क्या, और फॉलोइंग इन द क्राइटेरिया ऑफ 31 से 60 डेज, मतलब दैट पे आफ्टर 45th डे, मतलब 40% वाले मेरे को 45th डे के बाद पे कर रहे हैं, यानी उन पे मेरे को 2% लगाना पड़ेगा। अगेन आई विल एक्सप्लेन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वापस साफ करके थोड़ा सा बताता हूं, समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। देखो एक सेकेंड, 31 से 60 दिन के बीच में अगर मैं टोटल में बोलूं तो 4,06,500 रुपया मेरे को पाना है। क्वेश्चन बोल रहा है ये 4,06,500 में आगे आपको बैड डेट भी देता है कितना, बट विद इन 60, ठीक है, विथ 1.5% ऑफ टोटल अनकरेक्टेबल। अनकरेक्टेबल मतलब क्या होगा, बैड डेट हो गए मेरे वो, हाँ बैड डेट हो गए सर, तो मतलब 4,06,500 मेरा ये जो पूरा बॉक्स है इस बकेट के अंदर 4,06,500 का 1.5% बैड डेट है, कितना आता है 4,06,500 का 1.5% करो तो 4,06,500 का 1.5% 6098 मेरा बैड डेट है। अब बोल रहा है 40% ऑफ इनवॉइस वैल्यू आफ्टर बैड डेट, मतलब 4,06,500 माइनस 6098 करूंगा तो क्या आएगा, प्लस 0.5 कर दो और माइनस इसको 4,06,500 करे तो 4,04,02, 4,04,02। इस 4,04,02 पे 40% लगाओगे तो कितना आएगा, अब इंटू 40%, 160,161, तो ये आता है पता है कितना, 160,161। यहां तक क्लियर है, ये आया। अब और हाँ, ये आपको बोल रहा है ये जो 160,161 है ना, 160,161 जो भी आपका आया, ये जो 160,161 है ये कहां फॉल करता है, बिटवीन द 31 से 60 डेज के अंदर, 45 डे के बाद देगा और 60 के पहले। मतलब ये आपको जो दिक्कत हो रही थी ना सर इसमें से कितने मेरे 45 के बाद है, वो आपको मिल गया। ये जो 160,161 है ये आपके 45th डे के बाद देंगे, लेकिन 60 के पहले दे देंगे, तो इस पे 2% की मैं कमाई करूंगा, तो इस पे 2% करोगे तो 3,203 रुपीज का आपका इंटरेस्ट इनकम आएगा। ये आपका पॉइंट निकल के आता है पहला से। सेम चीज, डिट्टो सेम चीज हो रहा है सेकंड में, इसमें आपको हर एक चीज सेम करना है 75th डे के लिए और 25% के लिए 4% का इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब लास्ट में आपको सीओडी में क्या है, 15% ऑफ द टोटल इनवॉइस वैल्यू आर ओवरड्यू फॉर 91 डेज और मोर एंड आर अनकलेक्टेबल।
सर आपका 15% ओवरड्यू हो जाएगा और अनकलेक्टेबल हो जाएगा, मतलब 2 लाख का जो अमाउंट है ना, ये जो 91 से बेसी 2 लाख का है ना, इसका 15% यानी 30,000 रुपया मेरा बैड डेट बन जाएगा। तो बैड डेट का फिगर और एक आ गया। तो बैड डेट का फिगर मेरा कहां से आएगा, एक ये, सेकंड ऊपर से आएगा, तीसरा ये वाला भी आएगा, 3 बैड डेट का फिगर ऐड होगा। अब 50% ऑफ द कस्टमर्स इनवॉइस वैल्यू में अवेल कैश डिस्काउंट, मेरे 50% ऑफ द कस्टमर्स मेरे कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं, इसका भी मैं आपको बता दूंगा बस। और एडमिन कॉस्ट दे दिया 50,000 का, आपको क्वेश्चन यहां पे खत्म है बस। 50% ऑफ द कस्टमर्स इनवॉइस वैल्यू के लिए मेरे जो है वो कैश डिस्काउंट को अवेल कर रहे हैं, मेरे 50% कस्टमर्स कैश डिस्काउंट लेते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? एक बार क्विकली दिखाऊं आपको मैंने कैसे किया इसमें, एक सेकंड क्विकली देखो कहां पे थे मैं। हाँ ए बी तो मैंने आपको बता दिया, सी बता दिया। हाँ एक सेकंड, डी में जो 50% वाला चीज बोल रहा था, 50% ऑफ द कस्टमर्स अवेल द कैश डिस्काउंट। अब यानी सर मेरे जो करंट कस्टमर्स है वही तो मैं उन्हीं को तो मैं कैश डिस्काउंट दूंगा, क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट के लिए क्या विद इन 10 डेज देना पड़ेगा। मतलब 994 100 का 50% कितना डिस्काउंट, 2%। ये मेरा खर्चा है, मेरा कैश डिस्काउंट में डिस्काउंट अलाउड होता है, पीएल में डेबिट करता हूं मैं, ये मेरा खर्चा है। तो मेरा इनकम क्या आया सर, मेरा इनकम में आएगा इसमें इंटरेस्ट इनकम जो 3203 का आया था, इसमें भी कुछ इंटरेस्ट इनकम आएगा, ये दोनों मेरा इनकम है। खर्चा क्या क्या है, बैड डेट का खर्चा है बहुत सारा, कैश डिस्काउंट का खर्चा है, फिर एडमिन कॉस्ट का भी खर्चा है। तो मेरा नेट में खर्चा आएगा पूरा का पूरा कलेक्शन पॉलिसी के वजह से, ठीक है। नाउ calculate the effective cost involved in the collection process assuming the operating cost to sales is 0.75। सर आपका टोटल सेल्स कितना है, 21,800, इसका 75% करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। अब आपका जो टोटल नेट कॉस्ट, मैंने आपको इतना कहानी बना के बस समझाया, उस टोटल नेट कॉस्ट बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट करोगे, आपका इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? आओ दिखाते हैं आंसर के संग, आओ। हाँ एक बार आओ, आंसर टू क्वेश्चन 3 पहला वाला पार्ट है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अकाउंट्स ओवरड्यू फॉर ग्रेटर देन 45 डेज पे पहले इंटरेस्ट क्या चार्ज किया हमने। इनवॉइस वैल्यू ऑफ रिसीवेबल बिटवीन 31 से 60 कितना था, 4,06,500। बैड डेट माइनस होगा 6098। इनवॉइस वैल्यू आफ्टर बैड डेट इतना 4,04,02 जो बोला। रिसीवेबल आ गया मेरा इस पे, रिसीवेबल आफ्टर 45 बट लेस देन 60 डेज आ गया इतना 160161। इसका 40% ही तो किया ना सर, इसका 40% ही तो किया, क्वेश्चन में तो बोल रहा है ना 40% कर तो कर, ठीक है। तो 40% क्या ये आ गया। अब देंगे कितना, हम उससे चार्ज करने वाले 2% का इंटरेस्ट, तो इस पे 2% करोगे तो आंसर 3203 आ जाएगा। तो पहला इनकम सोर्स हमारा। सेकंड इनकम सर सेम चीज हमारा सेकंड पार्ट के लिए वापस, इनवॉइस 61 से 90 में कितना अटका हुआ है, 5521 200 अटका हुआ है। बैड डेट इसमें 3% का लेस होगा, बैड डेट देखो यहाँ पे 3% का, बरोबर 3% वाले लोग नहीं देंगे पैसे, तो 3% यहां से लेस हो गया। इनवॉइस वैल्यू आफ्टर बैड डेट आ गया। रिसीवेबल कितना आया यहाँ पे 25% बोला, क्वेश्चन देखो बोल रहा 25% इस बार आफ्टर बैड डेट वाले 61 से 90 में फॉल करते हैं, जो आफ्टर 75 देते हैं लेकिन 90 के पहले दे देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, तो उस पर अल्टीमेटली मैं 4% चार्ज करूंगा। मेरा एक और इनकम आ गया 5,056 रुपया का 5056 का, यानी ये एंड ये दो मेरे इनकम आ गए कलेक्शन पॉलिसी के वजह से मेरे, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी की वजह से मेरे कलेक्शन प्रोसेस में मेरे। नाउ मेरा बैड डेट का खर्चा मैंने आपको बोला 2 लाख का 15% 30,000 पहला। सेकंड ऊपर के जो बैड डेट आए मेरे 6098, कहां गया कहां गया कहां गया, मेरा 6098 15636, ये ऊपर के बैड डेट को भी मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल बैड डेट आ गया 51,734। कैश डिस्काउंट में दूंगा, टोटल मेरे जो आज के रिसीवेबल्स है करंट के, उनके 50% पे 2% दैट इज 9941। एडमिन कॉस्ट 50,000 दिया हुआ है, तो मेरा नेट कॉस्ट क्या आया, सारे खर्चे ऐड कर दिए माइनस मेरा इंटरेस्ट का चार्ज जो मैं कमा पा रहा हूं, तो मेरा नेट कॉस्ट इतना आया। ऑपरेटिंग कॉस्ट पता है कितना, टोटल सेल्स यानी टोटल डेटर्स टू सेल एंट्री मारते हो एकदम सिंपली यार, तो 100 रुपए का डेटर 100 रुपए का सेल्स और डेटर जितना उतना सेल्स, तो मेरा टोटल डेटर्स इज टोटल सेल्स इनटू क्या मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो रेशियो दिया हुआ है इतना ऑपरेटिंग कॉस्ट आया, इफेक्टिव कॉस्ट निकल गया 6.5%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सच्ची बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नया क्वेश्चन है, आपको कभी नहीं देखा होगा ऐसा क्वेश्चन, हार्डली किसी के बुक में मिल जाए तो मिल जाए, कोई बहुत पहले आया हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन मैं 18 से अभी तक तो ये क्वेश्चन आया नहीं है ऐसा, घुमा के आया वो अलग बात है, मैं एज इट इज सेम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बाकी ऊपर के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये 6.5% इसका आंसर आया। नेट कॉस्ट ऑफ निकाला आपने, नेट कॉस्ट निकाला, उसके बाद आपने निकाला इफेक्टिव कॉस्ट, मेरा इफेक्टिव कॉस्ट निकालने का क्वेश्चन ही था,
कि भैया अल्टीमेटली इफेक्टिवली कितना मेरा कॉस्ट लग रहा है, तो मेरा खर्चा टोटल इतना है, उसमें मेरा इस पे खर्चा लग रहा है कितना, 1,03,416 क्रेडिट पॉलिसी की वजह से, कलेक्शन प्रोसेस की वजह से, तो इफेक्टिव कॉस्ट मेरा लग रहा है 6.5%, मेरे टोटल खर्चे का 6.5% इफेक्टिव कॉस्ट है ऑन दिस कलेक्शन प्रोसेस। क्लियर हुआ? बता, सच्ची बता, क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं? पहले बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, खुद से करोगे बन जाता क्वेश्चन। मेरे लिए भी क्वेश्चन तो नया था यार, मेरे लिए तो ना क्वेश्चन देखा हुआ है। आप नहीं बोल सकते सर आपके तो सारे क्वेश्चन देखे हुए आपका तो बन जाता है, ऐसे ही ना? ऐसे थोड़े नहीं, मेरे लिए भी नया था, मैंने भी किया खुद ही, तो बनता है क्वेश्चन। ऐसे का अप्रोच प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है इस क्वेश्चन में, आंसर बराबर एकदम टनाटन मैच है। देखो थोड़ा टेबल वेबल बना दिया है, थोड़ा थोड़ा सजा दिया है, लेकिन मैंने जैसे किया एकदम करेक्ट टनाटन राइट है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हाँ एक अजम्पशन वाली बात और है इस क्वेश्चन में, अच्छा दिखा, ध्यान दो, हमको ना कहीं पे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट या इन्वेस्टमेंट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट दिया नहीं है, तो डेटर्स में जो मेरा पैसा अटका हुआ है ना, उसका मैंने कोई इंपैक्ट इसलिए लिया नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन डेटर्स जो पैसे ब्लॉक्ड है उसका कुछ इंपैक्ट नहीं लिया, वो चीज़ एक ध्यान रखने का है। उसका नोट दिया आईसीआई ने, बट आपको नोट देने का कहीं बोला हुआ नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो आपको नोट देने का दरकार है। उसने दे दिया आपको समझाने के लिए, एग्जाम में याद रहे तो दिया, नहीं दिया तो कोई भी बात नहीं है, बस बात खत्म। सर प्रैक्टिकल पोर्शन कंप्लीट होता है, आप फटाफट खत्म कर देंगे सर। अब देखो क्या है, हमारा थ्योरी में कुछ नहीं है। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स क्या है बताओ? सबसे पहले तो इजी है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है हमारा। 3 एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, सबसे पहले तो क्रेडिट पॉलिसी मालूम होना चाहिए सर। क्रेडिट पॉलिसी क्या है, कैसे बनी है, फाइनेंस कंट्रोलर, फाइनेंस मैनेजर के सबसे इंपॉर्टेंट वो है। सेकंड क्या है, क्रेडिट एनालिसिस करना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, जिसको मैं दे रहा हूं डेटर वो मेरे को वापस पैसा देगा कि नहीं देगा। साथ मेरे को थर्ड मेरे को एस्पेक्ट क्या है, मेरे को कंट्रोल रखना पड़ेगा मेरे रिसीवेबल्स का, मेरा पैसा वैसा टाइम से आ रहा है ना, वो भाग तो नहीं जाएगा, दिवालिया तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, ये तीनों पॉइंट आपको समझ के लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा। ये 3 का सब हेड आपको ठीक से बस प्लॉट करना है। ऐसा एक आंसर दिखा देते हैं क्विकली, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, क्रेडिट एनालिसिस क्या है, और कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल, ये तीनों पॉइंट आपके 3 एस्पेक्ट्स रहते हैं। क्रेडिट पॉलिसी क्या है कि बैलेंस पॉलिसी होना चाहिए, स्टैंडर्ड मीट होना चाहिए, आपको सब चीज़ देख के लिखना पड़ेगा। बड़ा आंसर दिया, आप 2 लाइन लिखोगे काम हो जाएगा। 3 नंबर ने कितना नंबर का ये, एक सेकेंड, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 7+3 करेगा ये लोग, या 8+2 तो करना नहीं चाहिए, 7+3 ही करेंगे ये, ठीक है। 3 पॉइंट के लिए 3 मार्क्स देंगे, तो 1 मार्क के लिए कितना लिखोगे यार? 1 मार्क के लिए आधा नंबर तो इसी का मिल जाएगा। उसके बाद 1-2 लाइन लिखोगे बहुत है, ठीक है। क्रेडिट एनालिसिस 2 लाइन लिखोगे बहुत है। कॉस्ट कंट्रोल देख लो, वही है, फॉलो अप करना, भाई दिवालिया तो नहीं हो रहा, भाई देगा ना पैसा। सुटेबल क्रेडिट पॉलिसी लगाना, इन्वॉल्व्स बोथ लेइंग डाउन पॉलिसीज एंड एग्जीक्यूशन, सब चीज आपको करना पड़ेगा। ले डाउन भी करना पड़ेगा पॉलिसी, और उसको एग्जीक्यूट भी करना होगा। डन है। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 में, एक ऐसा एरिया जो आप बहुत बार पढ़ते भी नहीं हो कि सर हमें तो प्रैक्टिकली करना है एग्जाम में। मैंने बोला वेरी गुड, अब आ जाओ, फिर भी ये मैं बताऊंगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट, नहीं तो भाई सेम क्वेश्चन हर बार, मतलब आप अगर क्वेश्चन बैंक देखोगे ना मेरा, तो कम से कम ये 10 बार अब आ गया है ये क्वेश्चन कि क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमें क्यों नहीं करना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है, ये वेग अप्रोच है, इसके लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ये इग्नोर कर रहा है, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब पैसा वापस आएगा, शॉर्ट टर्म में क्या, इतना सारी दिक्कत है इसमें। हमारे को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेरा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ये सारी चीज को समझा के आपको लिखना पड़ेगा। दिखा देता हूँ आंसर एक बार, आईसीआई का ही देख लो। शॉर्ट टर्म है, इट कैन नॉट बी सोल ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको बोला, इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्सिमाइज, उस पर काम करना चाहिए। वेग टर्म है, टाइमिंग सही नहीं है, रिस्क फैक्टर इग्नोर करता है, मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो वेग, वो भी लिख दिया इसने, चलो कोई बात नहीं। रिस्क फैक्टर इग्नोर कर रहा है, ये भी सही बात है कि सर मैं कितना रिस्क लेके कर रहा हूँ सर, मैं कल जाके सारे पैसे लगा के क्या स्पेकुलेशन स्टार्ट कर दूँ, रिस्क ले लूँ, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। स्पेकुलेशन समझते हो ना, सट्टा करना, तो ऐसा थोड़ी ना होता है, समझ रहे हो ना। 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आप खुद बताओगे मेरे को विद साइलेंट फीचर्स, तो यार आपको टाइप्स मालूम है तो फीचर्स खुद ही पता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल, कितने सारे टाइप ऑफ प्रेफरेंस है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस भी होता है कि सर हमारा कोई प्रेफरेंस ऐसा है जो पार्टिसिपेटिंग होता है, दिखाएं, देखो क्यूमुलेटिव, ये पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये सारा चीज देखो आपको समझना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या हुआ कि नॉर्मली अपने क्या बोलते हैं कि इक्विटी को चुकता करेंगे, लास्ट में जो पैसा बचेगा उससे बस। पार्टिसिपेटिंग बोलता है कि नहीं, जो पैसा बचेगा उसमें इक्विटी के साथ साथ हमारा भी कुछ कुछ पैसा बनेगा। देखो, कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस विच रिमेन्स आफ्टर द पेमेंट ऑफ इक्विटी, मतलब इक्विटी को देने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो मेरा होगा। ऐसा जनरली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में पार्टिसिपेटिंग नहीं आता है, ठीक है, समझ में आई आपको। लास्ट क्वेश्चन क्या है, company is analyzing its risk profile using combined leverage. It observes that the degree of operating leverage is low while the degree of financial leverage is high. ठीक है, the management believes this combination helps balance overall risk. Very good, right.
आपका हमेशा ध्यान रखना ऑप्टिमम बैलेंस क्या है, डॉल शुड बी लो, डीएफएल शुड बी हाई। आपको बोला बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड लेवरेज एक्सप्लेन वेदर देयर इज अ सुटेबल, हाँ जस्टिफाइड, ठीक है। आपका ये चीज जस्टिफाइड है, व्हाई, बिकॉज आपका जो फाइनेंशियल लेवरेज लेके रिस्क बढ़ता है वो बैलेंस आउट हो जाता है लो ऑपरेटिंग लेवरेज से। देखो लो ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट्स लोअर बिजनेस रिस्क, इसका मतलब हाई ये है, कॉम्बिनेशन है सुटेबल है, बाय बिकॉज हायर रिस्क इज बैलेंस्ड बाय लोअर रिस्क। वो सारी बातें आपको मालूम है। लास्ट क्वेश्चन वापस बहुत इजी है, मैंने आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मेरी लिस्ट ओपन करना या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो मैंने अभी यूट्यूब में डाला कल परसों में फॉर May 26, उसमें ना मैंने ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का थ्योरी दिया था, उसमें देखो एमटीपी में पूछ लिया है। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैच करेंगे, काफ़ी नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ बनेगी। पढ़ाई आपको हॉलिस्टिकली करनी चाहिए, ठीक है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रेफर्ड ऑर्डर, तो अपने को मालूम है भाई, सबसे पहले इंटरनल सोर्स में जा, फिर नहीं तो तुम बोरो कर, नहीं तो तुम लास्ट में जा इक्विटी लेने के लिए, ये 1 ये 2 ये 3, बस। आपको ये मैंने आपको कैसे समझाया था, ये पॉकेट मनी के एग्जांपल से समझाया था ना। आपको कुछ खर्चा करना है तो बच्चे भी पॉकेट मनी से करो, नहीं तो यार कई दोस्त से उधार लो, लास्ट ऑप्शन है घर में जाके वापस अपने इक्विटी यानी मम्मी पापा से मांगो। सिंपल है, कभी नहीं भूलोगे, याद रहेगा। इस सबके छोटे छोटे ना एग्जाम्पल्स और एनालॉजीज को मिक्स करके पढ़ाई करने थे ना, एकदम याद रहता है हमेशा। डन, कंप्लीट हो गया सर, एफएम पोर्शन कंप्लीट हो गया 1.5 घंटे के अंदर, स्पॉट ऑन। क्या टाइम मैच कराया मैंने, मजा आ गया। 1.5 घंटे के अंदर एफएम पोर्शन कंप्लीट हो गया सर। अब अपने आने वाले हैं किसमें, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाले एरिया में, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एसएम को भी अब अपने पढ़ लेंगे। सबसे पहले एसएम का क्या अप्रोच रहेगा, एसएम के एमसीक्यूज मैं आपको पूरे करवा दूंगा अभी, और उसके बाद उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को बस रीड करवा देंगे कि हाँ कुछ नया तो नहीं है ना, बाकी सब डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होंगे तो कोई बात ही नहीं है। आओ एसएम भी देख लेते हैं, आओ जो मेरे साथ साथ। सर हमें ब्रेक चाहिए, अरे आप 15-20 मिनट में खत्म करा देंगे, क्या चीज का ब्रेक। आओ, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन स्टार्ट करे पढ़ना है, मैंने बोला नहीं पहले आ जाओ नीचे। प्लेस पियर्स डिक्लेरेशन क्या है, टू बी इंडियाज लीडिंग क्रिएटर ऑफ इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंसेस इज द बेस्ट क्लासिफाइड एज विच एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंडिया का बेस्ट बनना है उसको, तो मेरे साथ उसका विजन ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ऊपर में। टू बी इंडियाज लीडिंग क्या है, ये इसका विजन है, खुद ही क्वेश्चन दे रहा है। खुद देखो, अपने विजन से ही देखो, क्वेश्चन में विजन लिखा है। अब ना ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत लक्की हुआ तो एक आ गया तो आगे, एग्जाम में ऐसे इतना ऑब्वियस नहीं आएगा। ये आपको एग्जाम में विजन वर्ड लिख के नहीं देगा वो, टेंशन मत लो, ऐसे मत सोचना सर ये तो बहुत इजी है, एसएम का एमसीक्यू तो ऐसे ही बन जाएगा, फिर बन ऐसे ही जाएगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं आएगा कि आपको केस से दे दिया यार। क्लास 5 में या 4 में थोड़ी ना करते हो। मेरे को याद है लास्ट में 5-6 में हम लोग का थर्ड लैंग्वेज बंगाली हुआ करता था मेरा, ठीक है। तो बंगाली में ना ये कॉम्प्रीहेंशन बोलते थे इसको शायद, वो पैराग्राफ आता था उसको देख देख के अपने सॉल्व करते थे। तो वर्ड पकड़ते थे, वर्ड का वहां से लाइन उठा के सेम टू सेम लिख देते थे आंसर में, अपने को मार्क्स मिलता था। तो वो चीज हो गया ये, पता क्लास 5 का बंगाली सब्जेक्ट कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने आपको। चलो कोई बात नहीं, आओ वापस बैक टू द टॉपिक। हाँ, विजन बात खत्म। द सक्सेस ऑफ मिथ क्वेस्ट डिस्पाइट ऑफ फॉरेन कंपिटिटर्स हाईलाइट्स व्हिच फोर्सेस फ्रॉम पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल दैट प्लेस फियर मैनेज टू विथस्टैंड। तो मिथ क्वेस्ट का प्लेस फियर कुछ है क्या, हाँ मिथ क्वेस्ट का बात कर रहा है। कंपनीज ब्रेक थ्रू केम व्हेन इट लॉन्च्ड इन अ फैंटेसी रोल प्लेइंग गेम Myth Quest based on a Indian mythology. Within a year, it reached millions of downloads. Success was partly due to core competitive advantage on in-house game engine optimized for low bandwidth conditions, which allowed seamless multiplayer. बाप रे बहुत चीज दी है. This helped survive क्या? Intense industry rivalry and threat of substitutes. सर आपको यहाँ पे तो दे ही दिया इंडस्ट्री rivalry and threat of substitutes भी. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको क्या तो बताऊंगा। As PlaySphere scaled up, development cost per unit declined due to leading inefficiencies and process standardization. Which strategic management concept explains this phenomena? देखो as PlaySphere scaled up, उसको learning efficiency हुई। learning efficiency से मेरे को पता आंसर क्या है, learning efficiency से मेरे को पता है experience कर्व ही इसका आंसर है। इजी है, एक्सपीरियंस कर्व से अपने सीखते जाते हैं, राइट उतना बेहतर बनते जाते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्लेसफेयर इनटू 2 SBUs रिप्रेजेंट्स विच स्ट्रेटेजी। SBUs में तोड़ा, उसके बारे में कुछ दिया है क्या ऊपर में। वाइल द कॉर्पोरेट ऑफिस SBU को तोड़ा है डिसीजन मेकिंग के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिस का फोकस बढ़िया हो पाए, बस इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो सर SBU को अगर तोड़ा भी है ना, क्वेश्चन क्या वापस देखो,
द रिस्ट्रक्चरिंग इनटू 2 SBUs रिप्रेजेंट्स विच लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी। SBUs को तोड़ के एक प्लेसफेयर को तोड़ के, कंपनी को तोड़ के, ब्रांड को तोड़ के 2 SBU में बना रहा है, तो सर ये होगा तो मेरा एकदम टॉप लेवल का स्ट्रेटेजी, यानी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। इजी है। SBUs को बनाने वाला काम थोड़ी ना बिजनेस वाला कर सकता है, उसको टूटने के बाद वहां से बिजनेस पनपता है, ठीक है, वहां से बिजनेस बन के निकलेगा। लास्ट पार्ट देख लो, 2-2 नंबर मिल रहे हैं सब पढ़ने के आपको। विच रेगुलेशंस और ऑन इन ऐप परचेजेस सडनली चेंज्ड, प्लेस वेयर अप्लाइड विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी कंट्रोल एंड व्हाई। देखते हैं क्या बात है। अच्छा, एक्सपीरियंस कर्व भी देखो, आपको क्वेश्चन में दे दिया था ऊपर, बहुत बढ़िया। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल ये भी दे दिया। ले सर, ये तो 5 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो काम ही मेरा कुछ नहीं बचा है। क्या मैं आपको क्या सिखाऊं बताओ। हाँ, ये वाला अच्छे हो गए क्वेश्चन, देखते हैं। ब्राइट स्क्रीन एलईडी टीवी डिवीजन हैज हाई मार्केट शेयर इन अ फास्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट. It invests heavily in advertising and R&D to stay ahead of the competitors. How should this be classified in the BCG? सर हाई मार्केट शेयर भी है और साथ ही साथ वो फास्ट ग्रो भी कर रहा है। सर ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाई मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ, ये तो भैया मेरा स्टार निकला, समझ में आई। सर मेरा मार्केट शेयर हाई है, ग्रोथ नहीं होता तो मेरा ये कैश काउ बनता, लेकिन दोनों चीज हाई है तो स्टार है। A company has strong R&D capability, but competitors can easily replicate its products. However, its organizational culture enables continuous innovation, which competitors cannot imitate. What is most likely the firm's core competency? Firm की core competency इसमें से क्या है? एक सेकेंड वापस पढ़ते हैं। A company has strong R&D capability, ठीक है, बट कंपिटिटर्स कैन इजिली रेप्लीकेट इट्स प्रोडक्ट। मतलब उसकी R&D कैपेबिलिटी कंपिटिटर कॉपी कर सकते हैं। इमिटेट करना मतलब रेप्लीकेट मतलब समझ लो कॉपी करना। हाउएवर उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऐसा है कि उसको कंटिन्यूअस इनोवेशन के लिए बोलता है, विच कंपिटिटर्स कैन नॉट कॉपी। तो सर मेरे लिए मेरा कोर कंपिटेंसी क्या है जो मेरे को कंपिटिटिव एडवांटेज देता है? मेरी कोर कंपिटेंसी क्या है जो मेरे को कंपिटिटिव एडवांटेज देता है? एग्जांपल समझाने के लिए, ये कैलकुलेटर मेरे पास है, ये ऐसा कैलकुलेटर जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ अनिरुद्ध के पास है। अगर तो ये मेरी क्या है, कोर कंपिटेंसी बन जाएगी, मेरे को कंपिटिटिव एडवांटेज दे रहा है। अगर मैं ये कैलकुलेटर से बच्चों को पढ़ाऊं और या बच्चों को ये कैलकुलेटर दे दूं तो उनको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अरे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, बट ये मेरे कंपिटिटर तो कॉपी नहीं कर सकते, मेरे पास ही है सिर्फ, तो ये मेरी कोर कंपिटेंसी बन जाएगी। तो सर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एनेबलिंग इनोवेशन होगा आंसर। इजी है। लास्ट पार्ट, व्हाट इज द क्रिटिकल फाइनल स्टेप इन कर्ट लुईन 3 स्टेप मॉडल? क्या है सर? रिफ्रीज करना, बात खत्म। पहले अनफ्रीज करते, चेंज करते, फिर रिफ्रीज करते हैं, समझ में आई? पहले अनफ्रीज करते, वो चेंज इनोवेशन वाला वो सब करने के बाद ही तो अब रिफ्रीज वाला चीज लास्ट में तो कर दो, रिफ्रीज खत्म हो गया। सर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में आ गए हैं, ये भी अभी छुटकी बजाते खत्म करवा देंगे आपको मेरे समझ में आई ना? मैंने बुक्स आपको दिखा दिया था स्टार्टिंग में। अगर बुक्स आपको पसंद हो तो आप मेरे को नीचे रीच आउट करो, वहां से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, नहीं तो वेबसाइट आपको पता है SM डाइजेस्ट, FM डाइजेस्ट दोनों आपको दिखाया हुआ है। आपको हर टॉपिक के बगल में देख रहे हो इतनी बार पूछी हुई सब चीज यहाँ पे लिखा है, कीवर्ड्स आपको हाईलाइट है, पूरा बुक आपको बुलेटेड फॉर्मेट में है। आप देख रहे हो इतने बुलेट्स बना के कहीं नहीं मिलेगा, हर जगह हर पन्ना में बुलेट्स है, बुलेट्स ही बुलेट्स, बुलेट्स ही बुलेट्स। पूरा बुक पढ़ते समय जो फ्लो आएगा, आहा मजा आ जाएगा सर। SM की ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। दोनों बुक 140 पेज के आसपास में कंपाइल्ड है सर। बुक का लेंथ कोई लंबा 300 पन्ना नहीं बनाया, बहुत छाट छूट के बनाया गया किताब है सर। तो क्या मतलब आपने कुछ छोड़ दिया? मैंने बोला कुछ नहीं छोड़ा, कवरेज पूरी है आपको। तो आपको पता है वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया था, दिस इज द वेबसाइट, यहाँ से आप अपना ऐड टू कार्ट कर सकते हो। समझ में आई आपको मेरी बात? बुक्स अगर आपको देखना हो ना तो मेरा मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड करोगे, बुक्स का PDF भी आप चेक कर सकते हो। आपको पसंद आया तो ऐड टू कार्ट करो, वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। तो मोबाइल ऐप से भी ऑर्डर प्लेस होगा और यहाँ से भी होगा। मोबाइल ऐप का नाम अगर जानना है तो क्या है? मोबाइल ऐप का नाम है सर कॉन्टैक्ट एसएप। मोबाइल ऐप का नाम है कॉन्टैक्ट एसएप। हमारा लोगो आपके पास ऊपर है, इस टाइप का लोगो आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड वही वाली ऐप करना, ठीक है, डन। अच्छा आ जाएंगे लास्ट में जो हमारा SM का डिस्क्रिप्टिव है, देख लेते हैं ये भी। हाँ अभी तक वीडियो लाइक किया कि नहीं? मैं देख रहा हूं आपका लाइक नहीं आया। वीडियो आप देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं करो, गलत बात है ये, लाइक कर दो। A strategic analyst wants to study the competitive positioning of companies in the smartphone industry based on the price range, product features. Explain how analyst can use strategic group mapping. अभी जनवरी में पूछा, फिर यहाँ दे दिया, तो ये SGPM तो आना नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन ऑल्सो क्या बोलता देखते हैं, स्टेट द इनसाइट्स दैट कैन बी डेराइव्ड। बहुत अच्छा चीज है, पता है, बहुत एक मतलब इसको ना मजा आ गया।
प्लस प्लस, इसको ऐसे हार्ट बना लो एक तो। क्यों? इतना ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है ना, मतलब ये खुशी का बात है। हार्ट क्यों बनाएंगे सर? हाँ, अब मेरी बात देखो, ये ना आपको ना क्वेश्चन से ये पूछना चाह रहा है कि आपने स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग पढ़ के रट तो लिया स्टेप्स, वो आईपैड वाले स्टेप्स, पहले आइडेंटिफाई, प्लॉट, असाइन और ये सब ड्रॉ, ये सब तो आपने कर लिया, याद तो कर लिया, लेकिन सर समझा कि नहीं? तो वो उसके लिए पूछ रहा है कि इनसाइट्स बताओ, इससे क्या मतलब है ये बना के। तो सर मतलब क्या था, याद करिए। स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग अपने बनाते हैं, कंपटीटर्स का एनालिसिस करते हैं, बड़ा गोला छोटा गोला बनाते, करते क्यों है ये सब? अपने ये करते ये समझने के लिए कि कंपटीशन की पोजीशनिंग कैसी है, कितनी इंटेंस कंपटीशन है, कितने बड़े कंपटीशन है, कहीं पे कोई गैप है क्या, ये 4-5 पॉइंट आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए आपको। सर रट के जाने वाले क्वेश्चन से मजा नहीं है, सीखने नहीं मिलता है। आप एक बात सोचो ना, रट के अगर जा रहे हो, आप होशियार बच्चे हो, आप रट के नहीं, आप समझ के जाते हो, लेकिन दूसरा बच्चा है सर कोई रट के चला जा रहा है, तो वो आपको भी 4 पे 4 मिलता है, उसको भी 4 पे 4 मिलता है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछेगा ना एप्लीकेशन लगा के कि क्या समझ रहे हो उससे, तो वो बच्चा फंस जाएगा जो याद करके रट के जा रहा है ब्लाइंडली। लेकिन अगर आप समझ के गए तो आप ये आंसर कर पाओगे और आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगी आपके समझने की शक्ति की। समझ में आई? डन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाऊं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? अब मुंबई बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है, उसने क्या किया, रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह अनाउंस कर दिया है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है। लास्ट में क्या बोला भाई? 4 एट्रीब्यूट्स द बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एट्रीब्यूट्स वर्ड आपको एक ही जगह यूज किया एसबीयू में, कहीं ना कहीं ये वही होगा, देख लेते हैं। उसने अपना बिजनेस को स्प्लिट कर दिया 4 सेपरेट यूनिट्स में, मतलब एसबीयू में मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेक्नोलॉजी, तो ठीक है। एसबीयू के एट्रीब्यूट्स आपको मालूम है, डेट क्वेश्चन है, बुक से कर लोगे। सी, Green Harvest Foods, a well-established organic food company in the domestic market, is planning to expand globally. अब मार्केट से और एक्सपेंशन कर रहा है। As part of its international strategy, the company is introducing, मतलब कुछ नया ला रहा है क्या, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्या, रीजन स्पेसिफिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मतलब न्यू मार्केट, क्या न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स ये दोनों कॉम्बिनेशन जुड़ता है तो क्या बनता है सर? एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अंडर एंसॉफ मार्केट ग्रोथ, प्रोडक्ट ग्रोथ मार्केट मैट्रिक्स के अंडर। तो सर ये मेरा एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी बनेगा। अब बोला क्या है? थ्रू दिस अप्रोच ग्रीन हार्वेस्ट एम्स टू केटर डाइवर्स मार्केट्स एंड स्ट्रेंथन ग्लोबल फुटप्रिंट विच एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अलाइंस विद द, बस आपको और कुछ नहीं बोला है, बता रहा है कि कौन सा स्ट्रैटेजी अलाइन कर रहा है, 5 नंबर उसका। तो सर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी अलाइन कर रहा है, ये लिख के आएंगे, 5 नंबर 5 देगा क्या? 1 नंबर भी दे दिया तो बड़ा बात है, 1 नंबर दे देगा, बाकी 4 मार्क्स के लिए इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो ये सभी लिखना पड़ेगा कि सेंस द, आपको ना ये बना के लिखना पड़ेगा। आपको ये क्वेश्चन में खुश होना चाहिए, उल्टा कंपलसरी में आया तो करना तो है ही, खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत दिमाग में लगा ना, रटा हुआ कुछ है ही नहीं, सोच के यहां लिखना है क्या कि सर ये मेरा कंपनी का नाम है, ये बिजनेस में है, ये अगर ऐसे एंटर कर रहा है तो मतलब नया मार्केट में जा रहा है, नया मार्केट में जा रहा है। फिर मैं देखता हूं कि कंपनी नया प्रोडक्ट भी लेके आ रहा है जो कि इसका नाम ये है, तो ये दोनों चीज अगर नया होता तो उसको बोलते अपने एक्सपेंशन। तो जो भी आप एनालिसिस करके सोच के एक्सपेंशन में पहुंचे थे ना, अब उसको लिखना है। ऐसा एक आंसर दिखाऊं 1 मिनट इसके लिए भी, इसमें देखो ऐसा एक आंसर इस वाले पार्ट का, देखो न्यू प्रोडक्ट्स है, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मार्केट है, ये सब रीजन स्पेसिफिक वाला लाइन है। इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि नया नया कंट्री में, मतलब नया कंट्री में जा रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है। डाइवर्सिफिकेशन इज कंसिडर्ड। अब डाइवर्सिफिकेशन के बारे में 2 लाइन लिख दिया, रिस्की है वो, उसके बाद इन्वॉल्व करता है अनफेमिलियर मार्केट है, फिर से वही चीज़ घुमा के आ रहा है। हाई का ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें, और क्योंकि न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम देता है वो आपको। अब एग्जाम्पल मैं पढ़ाने के संग संग प्रैक्टिस भी शुरू कर दूँ तो मेरे तो डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, प्रैक्टिस से तो मेरा कोई रिलेशन ही नहीं था, तो मेरे लिए वो नया ग्रोथ पोटेंशियल है, नया रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो वो चीज़ वैसे ही है। ठीक है ना, ये लिख लोगे आप लोग, ये वाला पैराग्राफ फिर भी रीड कर लेना, बाकी ऊपर का तो क्रिएटिव राइटिंग ही है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स, आपको ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको सितंबर या मई 25 में आया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, वहां से डायरेक्ट उठा के लिख सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, स्टेप्स इंटरैक्शन वाला क्वेश्चन, ये भी आपका मई 25 या सितंबर 25 में आया हुआ टॉपिक है। की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन एमटीबी में पूछ भी लिया है। क्या है सर? आपका आईपीसीसी है की इंपॉर्टेंट ड्राइवर, यानी ओल्ड स्कीम में जो सीए इंटर हुआ करता था, यानी आई फॉर इंडस्ट्री, पी फॉर प्रोडक्ट, सी फॉर चैनल एंड सी फॉर कस्टमर, ये है आईपीसीसी। याद रखने के लिए आईपीसीसी से हमेशा याद रहता है, मैं खुद आज तक वैसे याद रखता हूं। अब याद इतना मैं कराते कराते रट गया वो अलग बात है,
कहीं ना कहीं देखो खून में आ गया ना, कराते कराते तो खून में घुस जाता है ये सब चीज। तो आप भी अगर 10 बार पढ़ लोगे तो आपके भी खून में आ जाएगा, वही फर्क है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन, वो आपको मालूम है इंटरनेशनल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी इन दोनों में से एक क्वेश्चन ना इस बार आने का भी हाई चांस मेरे को लगता है। दिखाओ ऐसे कैसे लिखता है इस आंसर को। ग्लोबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को देखो, इंटरनेशनलाइजेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स करना चाहिए, स्कोप ऑफ ऑपरेशंस क्या है, क्रिएट ग्लोबल बिजनेसेस, डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। डन। आएंगे और कंटिन्यू करते हैं। वापस प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स पूरा पूछ लिया इस बार, तो वो तो आप लिख लोगे। आप एक एक के बारे में लिखना है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू ये, न्यू प्रोडक्ट, न्यू वो, हर चीज़ के लिखना है। देखो मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन, सबका मतलब क्या वो लिख दिया अंदर, सेम चीज़ है, कर लोगे इजी। हाँ, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर तो जनवरी में पूछ लिया था यार, जनवरी 26 में पूछ लिया था। एसपीएम तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेविगेटिंग चेंज भी अच्छा क्वेश्चन है। 3 जो स्टार मारा उसमें से एक क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट आ जाए इस बार एग्जाम में। ये तीनों स्टार वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे। नेविगेटिंग चेंज वाला क्वेश्चन क्या था कि पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है कि क्या चेंज है नहीं है सर, उसके बाद मेरे को उसको समझाना पड़ेगा, उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कोई रेजिस्टेंस आएगा उसके लिए तैयार होना होगा, धीरे धीरे चेंजेस को मेरे को इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे और मेरे को लास्ट में ट्रेनिंग कराने के देनी पड़ेगी, असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग करानी होगी कि हाँ ये चेंज अगर है तो उसको सिखाऊंगा भी मैं आपको अपनी कंपनी में। टेंशन की बात नहीं है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ हमारे स्टाफ रिलक्टेंट रहेंगे, तो उनको मैं सिखाऊंगा, उनको समझाऊंगा, और उसका पुश बैक आएगा, यानी उनके तरफ से कोई रेजिस्टेंस आएगी उनको भी मैं केटर करूंगा। ये सारी चीज़ों को आपको अपने वर्ड्स में लिख तभी सकते हो जब आप एटलीस्ट बोल्ड हेड को सही से सही लिखो, एकदम स्पॉट ऑन। सेकंड, कीवर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है। कहीं पे कोई कीवर्ड दिखता है ना, इसमें मार्क नहीं किया, मेरे बुक्स में आपको मार्क्ड मिलेंगे कि आपको इंटेंडेड आउटकम्स ऑब्जेक्टिव्स कीवर्ड है आपका, तो ढूंढ ढूंढ के आपको मार्क करना पड़ेगा कीवर्ड। आपको बुक में मैंने करके दिया है सब, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा आपका, ओवरकमिंग का चैलेंजेस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में कम्युनिकेट करना होगा, रेगुलर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सबको करना हो, ठीक है। सपोर्ट गाइडेंस ट्रेनिंग ये आपको देनी पड़ेगी। सारा चेंजेस एक साथ करने की जगह आपको उसको ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए। बस ये सारा आपको इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इसके संग आप सेंटेंस बनाओगे तो टनाटन मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट हो गया सर। ये लास्ट पैराग्राफ ना आपको एग्जाम में बताऊं मैं आपको, ये लास्ट पैराग्राफ नहीं भी लिखोगे ना तो भी चल जाता है। ये लास्ट पैराग्राफ नहीं लिखना जरूरी है। अगर आपके पास 5 पॉइंट बन रहा है, 1 2 3 4 5 मार्क का क्वेश्चन है, हल्का सा स्टार्टिंग में छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसे एक लाइन लिख दिया तो आपको 5 में 5 मिल जाएगा, इसके बिना भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, समझ में आई। बाकी किसी को लिखना है एक्स्ट्रा टाइम है तो लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं पहले बताएंगे सर। आज आपको सारी चीज़ें मेरी समझ में आई। वीडियो को एक लाइक जरूर करना। पूरा हैंड रिटन सोल्यूशन मैंने आपके लिए बनाया, बहुत मेहनत लगा इसके पीछे। सारी चीज़ आपको मैं देता रहता हूँ। टेलीग्राम में बहुत सारे नए अपडेट्स रहते हैं तो उसको भी मैं डालता हूँ टेलीग्राम में, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आया लाइक करना है, दोस्तों के संग शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, वीडियो से सीखने मिल जाए। साथ ही साथ आपको मेरे बुक्स, मेरे कोर्सेज चाहे खुद लेने के लिए या रिकमेंड करने के लिए किसी को, तो आपको पता है आपको उनको बोलना है जाना www.contactasap.in में। मेरा नंबर नीचे है, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। किसी टाइप का वीडियो चाहिए, सर कुछ नहीं समझ में आया, सर आप और तरीके से हेल्प करो, कोई गाइडेंस चाहिए, लास्ट मंथ की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, पर्सनलाइज कुछ आप बता दोगे क्या सर, सारी चीज़ मैं आपको करके दे दूंगा। आप मुझे यहाँ पे रीच आउट आराम से कर सकते हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। सी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको मालूम है आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट एसएप। तब तक के लिए दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।